अस्सलाम वालेकुम। समरा बुखारी की तहरीर हमसे है ज़माना का 3rd एपिसोड। स्कूल स्टार्ट करने के लिए पहला काम तो एक मुनासिब सी इमारत का है अब्बा जान, और मैं आजकल इसी काम में लगा हुआ हूँ ना। मैं पूछती हूँ इब्राहिम, ऐसा कौन सा महल चाहिए तुम्हें जो मिलके ही नहीं दे रहा? ये दुकानें तो हमारे पिछवाड़े ही में खाली पड़ी हैं, है भी खासी पुरानी, कम किराए पर ही मिल जाएंगी। अब्बा जान, अब एक काम अगर शुरू करने की ठान ही ली है तो क्यों न जरा आला पैमाने पर किया जाए। बच्चों को तो जहाँ भी बिठा दो बगैर नाक बू चढ़ाए बैठ जाएंगे, मगर वालिदैन अपने जिगर गोशों के लिए बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहते हैं, और वालिदैन सबसे पहले जिस चीज से मुतासिर हो सकते हैं वो स्कूल की बावकार सी इमारत ही हुआ करती है। अब इस इलाके में तो रहायशी मकान ही है, ऐसी पुरवकार इमारत मेरी नज़र में तो कोई नहीं। उन्होंने नफी में सर हिलाया। खैर, अब ऐसी भी मायूसी की बातें ना करें। इन गलियों से बाहर निकले तो काफ़ी इमारतें ऐसी हैं जिन पर मेरी नज़र है, और अब मैं जवाद और शबील को भी इसी काम पर लगाने का सोच रहा हूँ। तुम खुद करो ये काम, इन लोंडे लियारों को भला क्या पता, जहाँ मालिक मकान 10 लेने पर राजी होगा वहाँ ये 20 पर बार टकाएंगे। इससे पहले नाना मामू कुछ जवाब में कहते अमरूदों पर नमक मिर्च मसाले डाले, इन्हें सलीके से प्लेट में टुकड़ों की सूरत में सजाए अशबील चलाया। एहे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दादी ने लंबा सांस खींचकर अमरूदों की खुशबू अपने अंदर उतारी। लीजिए, खाकर भी देखें, खासे फीके हैं। जब वो दोनों एक एक टुकड़ा उठा चुके तो जुमला मुकम्मल किया। दादी ने घूर कर देखा, अमरूद का टुकड़ा मुंह में रखकर बुरा सा मुंह बनाया और बोली, मैं भी कहूँ, तुम हमें क्यों पेश कर रहे हो? अभी आधी प्लेट तो शादा को खिलाकर आया। कितनी मर्तबा कहा है नामुराद, इन काम वालियों से ज्यादा दोस्ती ना बनाया कर, घर घर जाती हैं, एक की 10 लगाकर बदनाम करती हैं। फीके अमरूद खिलाने को दोस्ती का नाम दे रही हैं। वो हैरान हुआ। अरे बेअकल, मैं तेरी नहीं इसकी बात कर रही हूँ। ये अनपढ़, जाहिल और खुली डली लड़कियाँ गलतफहमी का शिकार भी बड़ी जल्दी होती हैं। अब न दिखूं मैं तुझे इसके आसपास, वरना सच कहती हूँ, जो जरा भी मोहल्ले में किसी जुबान पर तेरा और इसका नाम एक साथ आया, मैं फिर कुछ नहीं देखना है, इसके साथ तेरा ब्याह कर देना है। यानी एक पढ़ी लिखी लड़की जो मेरा मुकद्दर बनने की आस लिए दुनिया में आई है, इसे कवारा ही रह जाने देना है कि जाहिर है अब इसकी शादी तो किसी पीनी शादा नच्छू की फैमिली के भमके से डीले से तो नहीं हो सकती। अगर इतना ही ख्याल है तो इंसान बन, अकल के नाखून ले, होश के। इसने तस्हीर की। मेरी जुबान ना पकड़, और कहा है तेरी माँ, इसे कहा था मुझे सब्जी ला दे, मैं बना देती हूँ। मैंने मना कर दिया, आज सब्जी नहीं पकेगी। तो क्या पकेगा? आलू के पराठे बना ले, दही लेने में बाजार जा रहा था, बस बातों में भूल गया। आलू के पराठे? नाना मामू ने पसंदगी से सर हिलाया। ये तो बड़ा लंबा काम है। हाँ, वो बेचारी लगी रहेगी, अल्लाह की अल्लाह ही जाने। एक बेटी दे देता, 100 काम करवाती, माँ और दादी को पलंग पर बिठा के खिलाती। अब है ना मेरी एक ही पोती नीलमा, जब भी जाती हूँ माँ के साथ कामों में लगी है, बाप की भी बड़ी खिदमत करती है, मेरे भी हाथ पांव दबाती है। जब से इसने सिलाई सीखी है अब तो मेरे कपड़े भी सी के देती है, ऐसी सुथरी सीती है कि देखकर जी खुश हो जाता है। तो बस फिर क्यों ना शुक्री कर रही है? दी है ना अल्लाह ने एक हीरा सिर्फ, चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, नेक सीरत, नेक सूरत, सलीका शार, वफा शार, घर की शान, घर वालों की जान, मोहब्बत में गंदी पोती। इसने चबा चबा कर कहा। हाँ दी है, मैं तो ये कह रही हूँ जैसे अल्लाह ने जवाद को एक बहन दी है, इस घर में रौनक और रोशनी उतार दी, ऐसी ही एक नन्ही पड़ी इधर भी आ जाती। तेरी माँ जो सारा दिन कामों में लगी रहती है, कुछ इसका हाथ बटाती, घर में हंसती खेलती फिरती, इसके गोटे सितारे, मोतियों, रंग बिरंगे धागों, कढ़ाइयों वाले कपड़ों से घर में भी रौनक आ जाती। आपा जान, जो नहीं है इसका क्या जिक्र, हम एक बात कर रहे थे, वो तो दरमियान में ही रह गई। नाना मामू ने टोका। अहम बात क्या है? किस शादी ब्याह का जिक्र है? अशबील खड़े से बैठ गया। शादी ब्याह को हम तरस गए, कब हमारे लड़के इस काबिल होंगे, कब हम भी ब्याह शादी के प्रोग्राम बनाएंगे। तो दादी, प्रोग्राम बनाने पर कौन सा खर्चा आता है? और पता है, खुशकुन बातें करने से सेहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। ये बताए नाना मामू कि शादी पर आप गरारा बनाएंगी या लहंगा? ये क्या बेहूदगी है, मेरी शादी का क्या जिक्र? नाना मामू झुलाए। लीजिए, अब झुलाना भी शुरू कर दिया। वो दिन दूर नहीं जब इस जिक्र पर शर्माएंगे और फिर चुपके चुपके मुस्कुराएंगे। मत भूलो अशबील, मेरे पैरों में इस वक्त पिशावरी चप्पल है। अच्छा किया याद दिलाया, मैं अब जल्द आपके लिए चिकवाल के खुस्से का ऑर्डर दूंगा, पहनने में बेमिसाल, खाने में लाजवाब। अशबील पुत्र, जाकर अपने कमरे में आराम कर। दादी ने इसकी बातों से उकता कर टालना चाहा। आराम आराम कहाँ हमारी किस्मत में। अम्मी ने आज मेरा सारा कमरा तलपट करवाया हुआ है, कहती है एक एक कोने खुदरे की सफाई होगी, और इस वक्त आफत की पुरकाला सफाई का फरीजा अंजाम दे रही है, जिसे फीके अमरूद खिलाना भी आग से खेलने को मुतराद। अच्छा जा, अपने ताया के घर हुआ, वो जवाद भी इंतजार कर रहा होगा।
इंतजार क्यों कर रहा होगा? पाँव में मेहंदी थोड़ी लगी है, आना होगा तो आ जाएगा। वो अब दादी के बिस्तर पर आ बैठा। तुम्हारी इस चर्प जुबानी की आजकल मुझे बहुत जरूरत है। जाओ, जाकर वालिदैन को हमारे स्कूल की खूबियों से आगाह करो और अमादा करो कि वे अपने जिगर गोशों को हमारे ही स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। पहले स्कूल तो कायम कर लें। जब वो एड्रेस पूछेंगे तो क्या मैं अल्लाह मियाँ के पछवाड़े का बता बताऊंगा? वही तो मैं कह रही हूँ। अब अगर एक काम का बेड़ा उठा ही लिया है तो देर न करो, जल्दी काम शुरू कर दो। दादी क्या ख्याल है, एक मोजिज सी सीट आपके लिए भी ना रख ली जाए? सच, जरा तसव्वुर की बंद आंख खोलें, खुद को अंगूरी कलर की साड़ी में देखें, बालों का सफेद कलर अखरोटी कलर में, बल्कि सुनहरी फ्रेम की ऐनक और ऐनक के पीछे मगरूर निगाहें, गले में मोतियों की माला और कानों में हीरे के टापस। खैर फिलहाल तो हीरे के नहीं मिल सकते। हाँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दोस्त हीरे से इसकी अम्मा के मांग लाऊंगा। अब्बा इसका 10 साल दुबई में रहा है, बड़े जेवर है इसकी अम्मा के पास। जब पहनती है खूब चमकता है और अपनी कीमत से भरकर दिखाई देते हैं। आपको हम शानदार सा ऑफिस भी देंगे, वहाँ बैठकर शिकायत के लिए आने वाली मदर्स की तबीयत साफ किया करना। इस उम्र में हमसे नहीं होती ये नौकरियाँ वगैरह। और खैरी सल्ला, मुझे जरूरत भी क्या, मेरे बेटे कमाते हैं, अब भाई और पोते भी कमाने लगेंगे। भाई कभी नकम्मा नकारा नहीं बैठा, वक्त से पहले पेंशन ले ली थी, इसलिए घर में नजर आता हूँ। नाना मामू ने झट याद दिलाया। हाँ, वो गोल्डन शेक हैंड मुसीबत अच्छे भले काम से लगे मर्दों को घर बिठा देता है। आपा जान, बात फिर कहीं से कहीं जा रही है। जाने दें, हमारे पास मौजूआत की कमी है क्या? एक छेड़ते हैं 1000 आते हैं। अब 1000 से ही याद आया, आप ये जल्द ही तय कर लें, मुलाजिमीन को तनहा क्या देंगे ताकि इसकी रोशनी में हम भर्ती का काम तो शुरू करें। वाकई इब्राहिम, अशबील ने ये बात तो अच्छी कही, तुम कुछ तो करो, क्यों ख्याली पकाओ पकाते रहते हो? आपा, आप भी कभी कभी बेहद ज्यादती कर जाती हैं। और हाँ अशबील सुनो, टीचर सिर्फ मैट्रिक और FA पास लड़कियां ही रखी जाएंगी। एक तो ये कम उम्र का एतमाद से मारी और दुनिया की चलन से ना वाकिफ होती हैं, दूसरे अपनी काबिलियत पर भी शर्मिंदा होती हैं, इसलिए ज्यादा तनहा का मुतालबा नहीं करती, जो मिलता है सबर शुक्र कर ही लेती हैं। आप तो वाकई कारोबारी हो गए हैं नाना मामू। पता नहीं ये तारीफ थी या तंज, उन्होंने ख्याल नहीं किया। अस्बात में सर हिलाया और बोले, और जो अकाउंटेंट के शोबे में और चंद दूसरे शोबों में मर्द मुलाजिमीन रखे जाएंगे वो ज्यादा उम्र के लिए जाएंगे, जिन्हें रोटी कपड़े की फिक्र से ज्यादा वक्त काटने की फिक्र होगी, और वो इस नौकरी को हमारा एहसान समझकर करेंगे। बथेरे मिल जाएंगे, इसने सोचते हुए कहा। कैंटीन हम बेहद शानदार बनाएंगे और कोशिश करेंगे जो वालिदैन सुबह बच्चों को छोड़ने आए वो यहाँ बैठकर नाश्ता करें, नहीं तो साथ लेकर जाएं, और वापसी पर लंच तो जरूर ही कर लें। सुभान अल्लाह, यानी स्कूल में हर वक्त हलवा पूड़ी, नान छोले, बिरयानी, टिक्का कबाब की खुशबुएं लहराएंगी। कैंटीन हम ठेके पर देंगे, इस सिलसिले में मैंने बात कर ली है। चले शुक्र है, किसी सिलसिले में तो बात की है। अस्सलाम वालेकुम अहले खाना, क्या अभी तक आप ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रहे हैं? उठ जाएं, ऐसा ना हो खुले गेट से कोई अंदर आए सब लूट कर ले जाए। आपके पास सिर्फ ये खरगोश ही मजे लूटने के लिए रह जाए। लो आ गया जवादी। अशबील ने चहकर फिर खिड़की से पर्दा हटाया और बोला, आ जाओ दादी की जान, हम इधर हैं, अहम मीटिंग हो रही है। क्या हुआ दादी, आप अपनी जान से बेजार क्यों हो रही हैं? आते ही सवाल दागा। मैं क्यों होने लगी अपनी जान से बेजार? तुम्हें ये गलत सलत खबरें कौन देता है? नहीं, वो शिबली ने मुझे दादी की जान कहा तो ये गुमान गुजरा कि शायद वो तो बस मुकालमा बोल रहा था, वरना हमारी दादी तो आजकल बड़ी हवाओं में है। स्कूल में एक अहम सीट इनके सुपुर्द की जा रही है। अशबील हंस पड़ा। कारकर्दगी सिफर हो तो अहम से अहम सीट भी लाख से कख की हो जाती है। तुमने इतने दिनों में क्या किया है? मैंने कई काम तुम्हारे जिम्मे लगाए थे। जी नाना मामू, मुझे याद है, और मैंने 4 दिन तो इस बात पर गौर किया कि सबसे पहले कौन सा काम किया जाए। फिर 2 दिन लगाकर लिस्ट बनाई, अहम काम सबसे ऊपर लिखे, और फिर 2 दिन इस काम पर शदीद मेहनत के बाद मुझे एहसास हुआ लिस्ट में कुछ कमी है, इसलिए आज ये गुलाबी कागज पर दोबारा तैयार की जाएगी। गुलाबी कागज मेरे पास नहीं है, इसलिए आया था कि कुछ पैसे दे दें ताकि बाजार से गुलाबी कागज लाया जा सके। जवादी, तुम्हारी कारकर्दगी शानदार है प्यारे, इस खुशी में फीके अमरूद खाओ। अमरूद को गोली मारो, मैं लतीफों की किताब लेकर आया हूँ। सच सारी रात पढ़ता रहा, पढ़ कर हंसने की कोशिश करता रहा, और सुबह मेरे जहन में ये बात आई है कि इससे अच्छे लतीफे तो हम कह सकते हैं, तो क्यों ना हम भी लतीफों की किताब शाया करवाएं। उफ जवादी, तुम क्यों आ गए हो? नाना मामू ने झिलाकर अपनी पेशानी पर हाथ मारा। नीलमा क्या कह रही थी? दादी ने पोती के बारे में पूछा। आज संडे है और संडे के रोज वो सिर्फ संडे मैगजीन पढ़ा करती है। इससे कहना था इधर आ जाती, कोई अच्छा सा मजमून मुझे भी सुना देती। अब तो आंखों में इतना दम नहीं रहा कि मैं ऐसी बरीक लिखाई पढ़ सकूं। अब इन पर्चों में भी इतना दम नहीं रहा कि इन्हें दिल लगाकर पढ़ा जा सके, इसलिए आप आंखों की दगाबाजी पर रंजीदा न हो।
चल बिल्ली उठ, बड़ा जरूरी काम है। कहाँ चले? देख तो रहे हो आज मौसम बड़ा सर्द हो रहा है। दादी ने नया नफीस कंबल ओढ़ते हुए झुरझुरी सी ली। ये मौसम हमारी राह में रुकावट नहीं बन सकता। अगर हम इनके तेवर देखते रहे फिर हो चुके हमारे काम। उठ जाना बिल्ली, किस सोच में गुम है? आज डेट क्या है? इसने जहन पर जोर देते हुए पूछा। आज जनवरी की 10 तारीख है। जवादी ने कुछ जताते हुए याद दिलाया तो वो चूका, फिर एकदम से खड़ा हो गया। कमरे में जाकर लेदर जैकेट पहनी, बालों में ब्रश फेरा, फिर जवादी से बोला, जूते तब्दील कर लूं या यही ठीक है? नहीं, जोगर ही रहने दो, भागने में आसानी रहती है। वैसे आज भागने वाला सीन मुश्किल ही लग रहा है। क्या पता चंदा, सीन बनते कौन सी देर लगती है। आप दोनों खैर से कहीं जा रहे हो? शादा ने कमर पर हाथ टकाकर पूछा। ये खैर से तुम्हारी क्या मुराद है? वजाहत फरमाओ। कहीं स्यापा डालना होगा। वाह वाह, आप और आपके अंदाजे। सारा मोहल्ला हमारी अक्लो दानिश के गुण गाते हैं, मगर ये शादा पता नहीं इसने हमें क्या देख लिया है। मैंने कुछ नहीं देखा, आपकी दादी इस तरह कहती है। वो हमारी दादी हैं, इन्हें हर तरह का मुकालमा अदा करने का हक है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी इन्हीं का अंदाज अपना लो और हमारे किसी अताब का शिकार हो जाओ। वो समझी नहीं, कंधे उचकाए, बालों की मैली सी चोटी का सड़ा हाथ में पकड़ा, इसे लहराती झाड़ती बाहर निकल गई। कहाँ जाया जाए आज? जवादी पूछ रहा था। तुम्हें याद नहीं, आज शीदू ड्राइवर के दादा का 40वां है। बड़ी देगे चढ़ी होंगी इसके साहूकार अब्बा ने। बस आज इधर ही चलते हैं। शीदू ड्राइवर वही ना जिसने एक आरती की बेटी से आंख लड़ा रखी है और लड़की के बाप ने इसकी आंख निकालने का अहद कर रखा है। बिल्कुल वही। ये तो मैं दरमियान में आ गया, वरना अब तक तो वो गुनाहगार आंखें मिट्टी में मिल चुकी होती। बात करते करते दोनों घर से बाहर आ गए और आधे रास्ते पहुंचकर अशबील ने उछलकर बेड़ागढ़ का नारा लगाया। क्या हुआ? आज क्या जेबा से मिलने का प्रोग्राम था? ओ नहीं यार, आज मैंने अम्मी से फरमाइश करके बल्कि जिद करके आलू के पराठे बनवाए थे और तूने आकर ऐसा फसाद डाला, सब भूल भाल तेरे साथ 40वां खाने निकल आया। चल अब रोना बंद कर, जिंदगी रही तो आलू के पराठे बहुत। यहाँ से अपा जी नूर जहाँ का घर करीब है, तकरीबन 2 साल से हम इनसे नहीं मिले। क्या ख्याल है आज सलाम करके ना आए? हाँ चलो चलते हैं, पता नहीं इन्हें हम याद भी होंगे या नहीं। अशबील ने हाँ में हाँ मिलाते हुए खादशे का इजहार किया। चलो खैर है, भूल गई होंगी तो याद दिलाएंगे कि हम वही हैं जिन्होंने इनकी सास को ये यकीन दिलाया था कि इनकी बहू के घर में जन्नत का बसेरा है और एक दिन इनकी सास मोहतरमा पर आशिक होने की तैयारी कर रहा है। अपा नूर जहाँ बताती है, कहाँ तो इनकी सास हम वक्त छाती पर मूंग दला करती थी और इस दिन से जो छोटे बेटे के घर को रौनक बख्शी है तो पलटकर बड़े वाले के घर की जानिब नहीं देखा। हाँ, इन दिनों तो आपा हमारी सलाहियतों की बड़ी मोतरफ थी। कहती थी मैं तुम्हारे घर आकर इन माओं से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने ऐसे जकीर दिमाग वाले लाल पैदा किए हैं। बड़ी मुश्किल से समझाया था कि इस मुलाकात के बाद ये लाल अपने अपने वालिदैन साहिबान के छितरों से नीले पीले हो जाएंगे, लाल हरगिज नहीं रहेंगे। बातें करते करते दोनों आपा नूरजहां की गली में आ गए। एक बच्चे को रोककर पूछा। वो एक आपा नूरजहां हुआ करती थी, जिंदा है या फोत हो चुकी? सुबह तक तो जिंदा थी, अब का पता नहीं। बच्चा बेनियाजी से जवाब देकर आगे बढ़ गया। वाकई ठीक ही तो कह रहे हैं, कल की खबर नहीं। ये गरीब तो सुबह मिला था इनसे। घर के दरवाजे तक आए, दरवाजा खुला था और अंदर एक शोर भड़का था। लगता है वो ट्रेजेडी अभी अभी हुई है जिससे मेरा दिल लर्ज़ाए बड़ा अंदाम था। जवादी ने अफसोस से सर झटकते हुए कहा। अपने लड़सते दिल को घूंटे से बांधो और सुनो, सबसे बुलंदो बाला आवाज तो आपा साहिबा की ही आ रही है। बाकी इस पर मैंने गौर नहीं किया। कहते साथ ही जवादी ने दस्तक दे डाली। शोर यखलक थम गया। दोबारा दस्तक दी गई। आ जाओ, खुला है दरवाजा। आवाज यकीनन आपा साहिबा की थी। दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। वह मुश्किल 3 चारपाइयों का ऊंचा नीचा फर्श वाला सहन, एक चारपाई बिछी थी। 2 की जगह पर 3 लड़कियां खड़ी थी, जबकि आपा साहिबा चारपाई पर तशरीफ फरमा थी। खुश रहो खुशपोश नौजवान, ख्वातीन आखिर क्यों न मतवज्जो हो। मगर गर्म जोशी मफूद थी। पहचाना नहीं, हम जवाद और अशबीर हैं। पहचाना क्यों नहीं, बस इस वक्त अपने ही स्यापे पड़े हुए हैं। स्यापे तो जिंदगी की रौनक, जिंदगी की इबादत होते हैं आपा। चूल्हे में जाए ऐसा फलसफा। वो बदल कर चिल्लाई। अशबील कुछ कहते कहते आओ बैठो, खड़े क्यों हो? वे मर जानियो, बेहदायतियो, चिड़ेलो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से कुर्सियां ही लाकर रख दो। मैंने बैठने को तो कह दिया, अब क्या मेरे सर पर बैठे? लड़कियों में से सिर्फ एक ने इस झाड़ का असर लिया। बेदिली से रुखसत हुई और 2 कुर्सियां लाकर सहन में सजा दी। छोटा सा सहन, आसपास के 2-2 मंजिले मकान, धूप मफूल, सर्दी इतनी गोया फ्रिज में बैठे हो। यकीनन अभी जो कुछ आप कह रही थी लहू गरमाने के लिए कह रही थी। शिवली ने जैसे भेद पा लिया था। ना वे लहू गर्म करने को नहीं, लहू जमाने के लिए हो रहा था। अच्छा चलो जो भी था, मसला तो लहू का ही था ना। जवादी जैसे बात का सुराग लगाकर मुतमिन हुआ था।
तारुफ तो करवाएं। शिबली ने लड़कियों की जानिब इशारा किया, फिर खुद ही बोला, शक्लें पुकार पुकार कर कह तो रही हैं, ये आपकी नूरे चश्मियां हैं, मगर फिर भी बात करने को मौजू तो होना चाहिए। मेरी किस्मत ही खराब है, ये तीनों जान का जंजाल, अजाब, मुसीबत जो किसी तरह गले से उतरती ही नहीं। अब देख रहे हो ना इस बड़ी को, माथे पर पट्टी बंधी हुई है। पट्टी खुलेगी तो ये बड़ा सा बदनमा निशान माथे पर पड़ा होगा। पहले ही सारा स्यापा शक्ल का था, अब तो बिल्कुल ही अपनी दादी की पोती लगने लगेगी। लड़की ने सुनकर रोना शुरू कर दिया। इन्हें शायद दादी की पोती लगने पर एतराज है। हाय नहीं वे जवादी, बस मेरी किस्मत की खराबी। बड़ी 35 की हो रही है, इससे छोटी 2 साल कम लगा लो, और तीसरे नंबर वाली इससे 2 साल छोटी। जो भी आता है रिश्ता लेकर बगैर रिश्ते के बाद के ही चला जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ और इसने मायूस होकर खुदकुशी की कोशिश कर डाली। ये तो क्या मरती, जिससे दुपट्टा बांधा था वही नीचे आ गिरा और इसका माथा जख्मी कर गया। अब मैं रो रही हूँ अपनी जान को। ये पक्का कहाँ से ठीक करवाऊं? इधर मेन रोड पर है एक दुकान वाला, वहीं ले जाएं। अशबील के मशवरे पर बदमजा होकर देखा और दांत पीस कर बोली, और इस मनूस का क्या करूं? हाय मेरी किस्मत खराब। खुदकुशी की कोशिश कर ही ली थी तो मर भी जाती, एक मुसीबत तो गले से उतरती। लड़की ने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया और जोरों शोर से रोने लगी। बाकी दो भी बस रोने के करीब थी। और सुनाए आपा, आजकल क्या कर रही हैं? खेत सुबह कर रही हूँ। ये कच्चा पका मकान अपना है, इनके मरे हुए बाप की पेंशन आ जाती है। कुछ मैं लोगों के भांडे बर्तन मांज लेती हूँ बस। और ये तीनों लड़कियां ये क्या करती हैं? ये मेरी जान जलाती हैं, मनहूस सूरतें। पता नहीं कब रुखसत होंगी या मैं ये हसरत लिए दुनिया से उठ जाऊंगी। बाजी कुछ आप ही अपने हालात पर रोशनी डालें। अब वो दोनों में से एक की जानिब मुतवज्जो हुई, तीसरी तो मुसलसल रो रही थी। सब्जी वाले मटर और हरे चने दे जाते हैं, हम दाने अलग करते हैं, इससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। घर पर पापड़ और दही में डालने वाली फुल्कियां भी हम निकाल रही हैं। बस इसी तरह के छोटे छोटे काम हैं। लड़की का अंदाजा बेहद थका थका सा था। कुछ पढ़ी लिखी भी हैं आप तीनों? जी हाँ, हम तीनों 10-10 पढ़ी हुई हैं। हाँ, इनके बाप को ही शौक था रकम बर्बाद करने का। देख लो 10-10 पढ़कर कौन से तीर मार लिए उन्होंने। 10-10 यानी कि मैट्रिक, यानी कि कमाल हो गया भाई, वाह। दोनों इतना खुश हो रहे थे कि मुंह पर दुपट्टा डालकर रोने वाली ने भी रोना भूलकर इन हैरानी से इनकी सूरत देखने लगी। ना, आजकल क्या मैट्रिक पास वालों को हुकूमत इनाम से नवाजने लगी है? आपा साहिबा ने मुंह टेढ़ा करके सवाल किया। हुकूमत नहीं, नाना मामू जॉब अता करने वाले हैं। क्या आप स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगी? तीनों को देखकर पूछा गया। स्कूल? कौन सा स्कूल? भाई हमारा स्कूल, हमारे नाना मामू का स्कूल। अच्छा जी, कहाँ है? तीनों बोली। कहाँ है? अनकरीब पैदा हो रहा है। आपके लिए मुबारकबाद, आप हमारी पहली टीचर के तौर पर मुतारिफ होंगी। वो हमने 3rd डिवीजन में मैट्रिक किया है, मंजली ने शर्मिंदा होते हुए बताया। कोई बात नहीं, अलिफ बे ABC तो आती है ना? हाँ जी, वो तो आती है, मगर हमारी सूरतें और हमारी गुर्बत, पहले भी 1-2 बार नौकरी की कोशिश की है, कोई रखता ही नहीं। कहते हैं लड़की जरा मॉडर्न हो तो ही चल सकती है। तुमसे अच्छी तो काम वाली मासियां लगती हैं। लोगों का क्या जिक्र, हम तो खुद ऑफर कर रहे हैं। तनख्वाह ज्यादा नहीं होगी, मगर इससे ज्यादा जरूर होगी जितना तुम दिन रात की मेहनत से कमाती हो। लड़कों, तुम तो जब भी आते हो ना, मेरी कोई ना कोई मुसीबत परेशानी खत्म कर जाते हो। कहाँ थे इतनी देर से? पहले क्यों नहीं आए? मुझे तो तुम लोगों के घर भी नहीं मालूम। वैसे मैंने याद की ही मर्तबा किया है, बस हम मसरूफ ही बहुत रहे। आज अचानक इस रास्ते पर आए तो आपकी याद आई, चले आए। तुम तीनों मुंह उठाकर खड़ी क्यों हो? कोई चाय शाय तो बनाओ। नहीं आपा, रहने तो चाय, फिर कभी सही। बस आप इनकी नौकरियां पक्की समझो। जो ही स्कूल स्टार्ट होगा हम फिर चक्कर लगाएंगे। अभी बातें हो ही रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही कड़क आवाज गूंजी। ओ आपा, सब्जी हो गई है तो दे दो। एक तो तुम लोग सुस्त बहुत हो। छोटी लड़की अंदर गई और ढेर मटर और हरे चनों के दानों का उठा लाई। ये सब तुम लोगों ने निकाले हैं? कितनी देर में? शिबली पूछने लगा। रात को हम बहुत कम सोते हैं, यही काम करते हैं। आपा दाने लेकर बाहर चले गए। दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और उठ खड़े हुए। नौकरी तो मिल जाएगी ना? मंजली वाली बड़ी आस से पूछ रही थी। बिल्कुल मिलेगी। अगर नाना मामू ने स्कूल खोलने का इरादा तर्क भी कर दिया तो हम तीनों के लिए स्कूल खोल देंगे, उन्होंने तसल्ली दी। यार, जिंदगी कितनी पुरअसरार है। जिंदगी से ज्यादा वो शहरबानों की माँ पुरअसरार है। प्राइवेट जासूस बन गई है? ओ नहीं यार, बस सरगर्मियां मशकूक सी हैं। अपनी बहन को फोन पर फोन खड़का के बुलवा रही हैं। इसके बच्चों के नाम लेकर हाल पूछती हैं, बिलाई लेती हैं, और आखिर में एक ही फिक्रा, शहर बानो तुम्हें बड़ा याद करती है। सच, जब भी हमारे घर फोन करने आती है, मारे गुस्से के मेरा तो खून खोलने लगता है। अब मैंने तरकीब सोच ली है, इधर वो फोन करने लगेंगी, इधर मैं तार ही निकाल दूंगा। वो शहर बानो के अब्बा के पास तो अपना मोबाइल है, अक्सर गली में कान से लगाकर बातें कर रहा होता है, दूसरे लफ्जों में शेखियां मार रहा होता है। इसीलिए तो मुझे साजिश संगीन लगती है।
लेकिन अब्बा मासूम बेखबर है। ये तो अच्छा है, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो अब्बे को मुखालिफ पार्टी बनाकर अम्मा के मुकाबिल खड़ा कर देंगे। बस तुम शहरबानों से कहो तुम्हें बर वक्त इत्तला देती रहे। इस नमानी को खुद खबर होगी तब ही बताएगी ना, सारा दिन बहन भाइयों की खिदमत में ही लगी रहती है। मुझे तो लगता है मेरी दस्तरस में आने तक वो 1-आधा इंच घुस चुकी होगी, घोड़ा रंग सांवला हो चुका होगा और इसे दुनिया के धंधों से नफरत हो चुकी होगी। बस यार, अब सब्र का पैमाना लबरेज होने से बचाओ कि फरियाद के दिन थोड़े रहते हैं। ये स्कूल स्टार्ट होने की देर है, हमारी सोई किस्मतें भी जाग उठेंगी। ज़ेबा मेरे घर और शहरबानो ज़माने भर के काम धंधों से जान बचाकर सही सलामत तुम्हारे घर आ जाएगी। शहरबानो तो आ ही जाएगी, ये ज़ेबा की जान के साथ भी कम खड़क नहीं है। अब्बा इसके मरहूम हो चुके हैं। शहरबानो के सर अगर इसकी अम्मा ने अपने जीते जी घर के तमाम काम डाल दिए हैं तो इधर अपने छोटे बहन भाइयों और इकलौती अम्मी की कफालत ज़ेबा ही कर रही है। तो करती रही कफालत। यहाँ कौन पहली के दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा है कि इधर बीवी तनहा लेकर घर में दाखिल हो, इधर हाथ बढ़ाकर सब झपट लिया जाए। मेरा मतलब था तुम्हारी खाला को अंदेशा तो हो सकता है ना, वो भी ऐसी सूरत में जब तुम्हारी अपनी आमदन भी कुछ खास नहीं। ये तो अब की बात है ना, स्कूल चलने तो फिर देखना जमीन हमारे कदमों को तरसा करेगी। प्यारे जिवादी कि हम गाड़ी से उतरे जो नहीं करेंगे। जरा तेज चलो बिल्ली यार, ख्याली पकाओ पकाते तुम्हारी रफ्तार भी सुस्त पड़ने लगी है। ओहो यार, ऐसा ना हो हमारे पहुंचने तक यार लोग जल्दीसमें की देगे चाट चुके हो। दोनों ने रफ्तार बढ़ा दी कि शहर का वो इलाका शुरू हो रहा था जहां इंसानों और भैंसों की आबादी बराबर थी। कच्चे पक्के मकानों के साथ कुछ खुले मैदान भी थे जिनके किनारे किनारे कूड़े क्रिकेट के ढेर थे और इन्हीं ढेरों के साथ भैंसें इस्तराहत फरमा रही थी। करीब ही बच्चे खेल रहे थे और गंदे पानी के तालाब भी यहीं बने हुए थे। इन तालाबों के किनारे आवारा कुत्ते आंखें बंद करके लेटे शायद मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे, जबकि भैंसें अपनी हालिया जिंदगी से खासी मुतमईन दिखाई देती थी। दोनों इस मंजर पर तबसरा कर रहे थे सो ध्यान ही नहीं रहा और जवादी का पांव एक कुत्ते की दुम पर पड़ा। यकीनन इस कुत्ते की जान दुम में थी। किसी हसीना की तरह सुरीली दिलासोज चीख मारी और छलांग लगाई, मगर घबराहट में ये तय्युन नहीं किया कि छलांग लगाने किस तरफ है। नतीजतन सीधा पानी के तालाब में जा गिरा। बेड़ा गड़क की ठंड में पानी में कूद गया। जवादी ने दांत पिसे, शुक्र कर तेरे ऊपर नहीं कूदा। ये तुझे इसकी दुम पर पैर रखने की सूझी क्या थी? मिट्टी में रह रहकर इस कुत्ते का रंग भी मिट्टी हो रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चला ये यहाँ आराम फरमा रहा है। चल अब देख के चल, आगे किसी भैंस से ना टकरा जाना। तुसी कितने मेहमान हो जी। बच्चों को इस इलाके में ऐसा हुलिया ताजुब अंगेज लगा कि यहाँ पर सफाई सुथराई, अच्छे कपड़े पहनने का रवाज कम था। दूसरा, ऐसे चेहरे भी ऐसे इलाके में माए कभी कभी सर्दियों में एक आधी बार पैदा करें तो करें। हमने शीदे ड्राइवर के घर जाने हैं। अच्छा इधर तो जी आज देगे चढ़ी हुई हैं। बच्चे के अंदाज में खुशियां ही खुशियां थी। ना हंजार, कम मुस्कुराओ, तुम्हें शीदे ड्राइवर के दुख का अंदाजा ही नहीं। तुम्हारा दादा मरा होता तो पता चलता। अशबील ने डांट दिया। मेरा दादा तो कब कब मर खप गया है। शाबाश, कौम को ऐसे ही बेनियाज पुतों की अशद जरूरत है। क्यों? बच्चा ठंड कर बोला। शिबली वजाहत करना चाहता था मगर जवादी ने बाजू से पकड़कर खींचा। बिल्ली, खुदा के वास्ते चल पड़। अगर लंच न मिला तो मैंने वहीं बैठकर धाड़े मारकर रोना शुरू कर देने हैं। कर देना, कोई नोटिस नहीं लेगा। सब यही समझेंगे कि दादा के अचानक कूच कर जाने पर रो रहा है। शीदे ड्राइवर के घर के सामने भी एक खुला मैदान था जहाँ इस वक्त कनाते और देगों की लाइन लगी थी। एक ही शीदे के डकैत अब्बा ने साथ साथ शीदे के वलीमे का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया। दोनों ठटके। फिर अशबील ने याद दिलाया, यहाँ इसके अब्बे को डकैत नहीं कहना, ये तो वो नाम है जो खुफिया कोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब्बे को पता चल गया तो मलूल होगा और मेरा तजर्बा है मलूल अब्बे बड़े खतरनाक साबित होते हैं। कनातों के करीब पहुंचकर शीदे ड्राइवर के बारे में पूछा। मौलवी साहब को बुलाने गया है, आप बैठे, अभी आ जाते हैं। तो यानी अभी मौलवी साहब भी तशरीफ नहीं लाए। कमाल है, इतना टाइम हो रहा है। बदमजा होकर इधर उधर देखते अशबील ने बताने वाले से कहा। इस बात का इसके पास जवाब नहीं था मगर इन दोनों की शख्सियत मुतासिक थी, लिहाजा अंदर लाकर सबसे अच्छी जगह पर बिठाया। शीदे के अब्बा हुजूर क्या कर रहे हैं? इन्हें ही भेज दो, वो तो जी देगों की निगरानी पर बैठे हैं। अच्छा, ये काम भी होता है। चलो ठीक है, हम खुद ही जाकर मिलाते हैं। दोनों बैठे बैठे फिर खड़े हो गए। खाक उड़ाते मैदान में टेंटों वाली जगह पर ईंटों के चूल्हे बनाकर लकड़ियों की आग सुलगाकर देगे चढ़ाई गई थी और यही मुड़ा डाले हाथ में एक लंबी डांग पकड़े शीदे के अब्बा जमजुआ अंदाज में बैठे थे। दोनों ने सलाम किया और मौके की मुनासबत से चेहरे पर अफसुर्दगी भी तारी कर ली। बड़े खबीस हैं जी ये मोहल्ले के बच्चे। देखो जी, गरम देग में भी हाथ डालने को तैयार है। अब्बा जी किसी अंदाज में गम और दुख का तासुर नहीं था, लिहाजा दोनों ने अपनी सूरतों से भी ये तासुर हटा दिया। वे शीदे के अब्बा,
जरा गल सुनिए जी, खून की अजाब आ गया है। अब्बा जी धाड़े, आए हाय नी की हो गया है, लगता है आगे ते देख नहीं रखी, तुसी आप आगे ते बैठे हो। खतून भी बराबर की टक्कर की शरीके हयात वाकया हुई थी। हाँ बोल, जर्दा चाहिए है या पुलाव कोरमे दिया बोटियां? टिक्के बैन नहीं दिंदे। अब्बा जी गजब के क्याफा शनास वाकया हुए थे। वो जी हमीदा का छोटा काका रो रहा है, भूख लगी है इसको, थोड़ा पुलाव 3-4 बोटियां पाके दे दो। अब के लहजे में शहद समोकर मिन्नत की गई। आहो तेरा भांजा जो हुआ तेरे पेके का कोई रोनी सूरत भी बना ले तो तुझे हार्ट अटैक होने लगता है। मैं यहाँ के झक मारने बैठा हूँ, कह दिया है देगे दम पर लगी है, अभी नहीं खोली जा सकती। नामरूद मौलवी साहब को तो आ लेने दो। आहो मौलवी साहब आएंगे, दुआएं पढ़ेंगे और तेरे अब्बा जो मरते दम तक गुनाह ही कमाता रहा बख्शा जाएगा। मैं कहती हूँ ऐसो की बख्शिश नहीं हुआ करती। आहो अगर दरोगा वहाँ पर तेरी अम्मा हुई फिर तो मुश्किल है। मेरी अम्मा मरहुमा का क्या ताल्लुक, इसे क्यों घसीटते हो? आहा किन बातों में लग गई, ये पकड़ो खाना दो मुझे। प्लेट हवा में उछाल दी जो आकर अब्बा के कदमों में गिरी। ओ तू औरत है कि तुम सुन नहीं रही? अभी मैं देख नहीं खोल सकता। ठीक है नहीं तो ना सही, मैं और मेरे पेके की पूरी बिरादरी जा रही है नाराज होकर, खुद ही मनाओ 40वां। ओ अरे ओ गाल तो सुन, धमकी जोरदार थी। मर्द जीदार के पैरों तले से जमीन निकल गई, कहाँ की डांग और कहाँ की डिगे। रूठी बेगम को मनाने के लिए लग गए। इधर अजाजिम शीदा ड्राइवर के साथ मौलवी साहब अपने 25-30 हमराहियों के साथ तशरीफ ला रहे थे। अब्बा किधर चले हो? मौलवी साहब आगे हैं, शीदे ने ललकार के अंदाज में इतला दी। और मौलवी साहब को मारो गोली, तेरी माँ रूसी बांदरी बनी हुई है, कहती है रोटी खाए बगैर अपने सारी बरादरी को लेकर जा रही है। हाय दिमाग तो नहीं चल गया अम्मा का? शीदे ड्राइवर ने हैरत से दीदे घुमाए। ठीक है अब्बा आप जाओ, अम्मा को मनाओ, ज्यादा जरूरी है वरना अभी मोहल्ले वालों को नई खबर हाथ लग जाएगी। फिर इन दोनों पर नजर पड़ी, बाहें फैलाई, इधर लपका, गले मिला, हाल हवाल दरियाफ्त किया। हम तो ठीक है, तुम अपनी सुनाओ शीदे। अपनी सुनाने के लिए तो बड़ा लंबा टाइम चाहिए जी, बस क्या बताऊं, दर्द ही दर्द भरा है मेरी कहानी में। तुम तो कहते थे अब्बा बरादरी में शादी के लिए जोर डाल रहा है, तो क्या बरादरी इस खबर पर बुरा मान गई? आहो जी कुछ ऐसी ही बात है। दरअसल इन्हें मेरे नामुराद इश्क की हवा लगी है ना। फिर तुम अब्बे को समझाओ, बरादरी वाले नहीं मानते तो तुम्हारी मोहब्बत के लिए ही हाँ कर दे। मेरी मोहब्बत अब तक किसी और के बच्चे की माँ भी बन चुकी है। ओह चलो कोई बात नहीं, कोई तो ठिकाना लगा। मेरा क्या होगा, बरादरी वाले मेरी अम्मा और अब्बा को कुछ समझते ही नहीं और मैंने बरादरी से बाहर मोहब्बत करके इन्हें और भी गुस्सा दिला दिया है। गौर करेंगे तुम्हारे हालात पर। फिलहाल तो हम तुम्हारे दादा की रूह को खुश करने के लिए यहाँ आए हैं। दादा जिंदगी में किसी से खुश नहीं हुआ तो मर के क्या होगा? मर के अच्छों के कसबल निकल जाते हैं। अब तक तो तीर की तरह सीधा हो चुका होगा। जवादी तज्जिया कार अंदाज में बोला। शीदे ड्राइवर को अब के इख्तलाफ की जुर्रत नहीं हुई। इतनी देर में अब्बा घबराहट चेहरे पर सजाए तेज तेज कदम उठाता चला आया। और शीदे तूने मुझे बताया ही नहीं, घर में पूरे शहर की औरतें जमा हो चुकी हैं और ये मौलवी किस खुशी में अपनी बारात लेकर आ गया है। मौलवी साहब कह रहे थे ये सब मेरे मेहमान हैं, दूसरे शहर से तशरीफ लाए हैं, अब दोपहर का खाना आपके वेड़े में तनावुल फरमाएंगे। कहाँ से तनावुल कराऊं मैं इतने बंदों को खाना? आए होए अब्बा, आज तो जिंदा होता, मजाल थी किसी की जो बुलावे के बगैर आकर खाना खराब करता। पहली बार शीदे की अब्बा की आंखों में बाप की याद में नम हुई। सवाल ये है कि अब्बा जिंदा होता तो 40वां क्यों कर मनाया जा सकता? शिबली ने आगे बढ़कर याद दिलाया। फिर तुम ही कुछ बताओ। वो मेरी औरत अकल की अंधी अपनी सारी बरादरी की औरतों को जमा कर लिया है। इधर मर्द और बच्चे हैं कि उमट चले आ रहे हैं। लाएं पानी, बल्कि साफ पानी की चंद बाल्टियां और नमक का एक पैकेट इनायत कर दीजिए। दोनों पुरअतमाद थे। इनके एतमाद को देखते हुए कोई ये पूछने की जुर्रत भी नहीं कर सका कि आखिर आप इस नमक और पानी से क्या शुगल फरमाएंगे। और हाँ याद आया, एक बड़ा प्याला और एक डिश भी ले आना। पीछे से शीदे को बर वक्त आवाज दी। कुछ देर बाद मतलूबा सामान आ गया। पहले प्याले में कोरमा निकाला गया, फिर डिश में बिरयानी। इसके बाद बिरयानी की देगों में नमक का पैकेट खोलकर नमक डाला गया और कोरमे में पानी की बाल्टी उठा दी गई। लीजिए मसला हल हो गया। दोनों बाप बेटा आंखें फाड़े ये मंजर देख रहे थे और यूं लगता था सूरते हाल समझने से कासिर हैं। पूरी पड़ जाएंगी या मजीद पानी डाल दें? नहीं पड़ जाएंगी। अब कोरमे में नमक कम हो गया होगा, इसमें भी नमक डाल दो। वालिद साहब को पहले होश आया और जहन भी चलने लगा। ये काम आप अपने मुबारक हाथों से इंजाम दे दीजिए। जवाद ने पैकेट में मौजूद बाकी नमक इनकी जानिब बढ़ा दिया। चलो जी, अब इस नाई को इस मोहल्ले में तो कोई देगे पकवाने नहीं बुलाएगा। शीदे ने हाथ झाड़े। तीनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। ये अलग खाना आप लोगों ने यकीनन मौलवी साहब के लिए निकाला होगा। क्यों चाचा जी, हमें और आपको अच्छा खाना क्या डॉक्टर ने मना किया है? ये हमारे और आपके लिए है।
अच्छा अच्छा, चाचा जी मुस्कुराने लगी। इस रोज खाने के साथ उन्होंने जो किया सो किया। पकाने वाले ने भी यकीनन कम वक्त मुकाबला सख्त में पकाया और गोश्त भी यकीनन किसी दुनिया के सताए हुए जानवर का था। शामियाने में बिछी दरियों पर बैठे मेहमान कुछ यूं दिखाई दे रहे थे कि एक हाथ में बोटी का सिरा जबकि दूसरा हिस्सा मुंह में, और जोर आजमाई हो रही थी। अंदर जनाने खाने में खवातीन और बच्चों ने भी यही तरकीब आजमाई थी। कुछ के साथ ये हादसा हुआ कि बोटी हाथ से फिसल गई। मसाला उठकर अपने और साथ बैठे हुओं की आंखों में जा पड़ा। खूब शोर हंगामा हुआ। मर्द अंदर घर की जानिब लपके, औरतें घबरा कर बाहर निकली। इन दोनों ने शीदे के अब्बे के साथ सबसे जरा अलग होकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और घर की डाली। नाना मामू ने स्कूल के लिए पुरानी बारोब मजबूत इमारत का इंतखाब कर लिया था। जवादी और शिबली के घर से सभी लोग जायजा लेने एक साथ गए। दादी ने अपनी दूसरी वाली भांजी यानी जेबा की वालदा को भी बुलवा लिया था। शिबली को पता चला तो जेबा को फोन किया, तुम जरूर आना, मैं कॉलेज से छुट्टी नहीं कर सकती। इसने मजबूरी बयान की। लो भला कर लो गल, मेरा पहला बिजनेस है। तुम्हें सुनकर खुशी नहीं हुई? मगर खुशी में ही अपने कॉलेज में बैठकर मना लूंगी। तमाम कोलीग्स को मिठाई खिलाऊंगी। प्रोफेसर साहिबा, फजूल खर्ची की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, खुशी हमारी और मिठाई खा रहे हैं दूसरे जिनका दूर का भी वास्ता नहीं। अब कहाँ प्रोफेसर, अभी तो सिर्फ लेक्चरार हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा, एक हसरत से कहा गया। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ये बताओ कल आ रही हो? आपको ज्यादा इनकार भी तो नहीं कर सकती अशबील साहिब। अंदाज में कुछ नाराजगी भी थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वो खिल उठा। आप मर्दों की ये आदत बहुत बुरी होती है, अपनी मनवा कर छोड़ते हैं। वो खफा सी बोल रही थी। ये बात जहन की स्लेट पर लिख लो मिस ज़ेबुन्निसा, ये क्वालिटी हर मर्द में नहीं हुआ करती। ये कोई होते हैं और किस्मत वालियों को मिला करते हैं। तुम बताओ कल कौन से कलर का सूट पहन कर आओगी? अभी सोचा नहीं है। अच्छा सा सूट पहन कर आना। वो नीलमा के साथ शहरबानो भी आ रही है। अच्छी मासूम सी लड़की है। इसे दोस्ती की कोशिश करना ताकि मुस्तकबिल में भी मेरी और जवादी की दोस्ती से ही तंज कर रही हो। नहीं, मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, और मुझे तो आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। ना कभी एतराज हुआ ना होगा। अगले रोज सब पहुंचे तो किली का काम मुकम्मल हो चुका था। अब फर्शों की धुलाई हो रही थी। नाना मामू ने बहुत से गमले भी मंगवा रखे थे जिनमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। लो, एक और असामी निकल आई है। शिबली ने गमले देखकर कहा, क्या मतलब? नाना मामू ने घूरा। देखे ना, बच्चे तो इन फूलों पर शहद की मक्खियों की तरह लपकेंगे। एक दिन में ये बाग उजड़ कर वीराने में बदल जाएगा। ए वाकई इब्राहिम, बच्चे तो पूरे शतूंगड़े होते हैं। फूल सजाने ही थे तो प्लास्टिक के मंगवा लेते। चौकीदार गेट पर बैठेगा और ये गमले भी गेट से लेकर सामने ऑफिस तक रखे जाएंगे। फिर किसी नए आदमी की जरूरत कहाँ रहेगी? जेबा ने जुबान खोली तो शिबली ने इसे घूर कर देखा, फिर धीरे से बोला, तुम हमेशा मेरी मुखालफत में बोलना। शहरबानों को देखो कैसे खामोशी के साथ अच्छी बच्चियों की तरह चल रही है। तुम बात ही ऐसी करते हो, बजाय नाना का हौसला बढ़ाओ तुम इतराज कर रहे हो। नाना के हौसलों को तुम क्या समझती हो? ऐसी बातों से घबरा कर वो मैदान छोड़ने वालों में से नहीं। तुम यहाँ पर क्या करोगे? मेरा मतलब है तुम्हारा क्या काम होगा? आ गई हो ना टीचरों वाली खसूसियत दिखाने पर। अरे बाबा, जब बिजनेस अपना है तो जो मर्जी करे। जिस दिन चौकीदार नहीं आएगा गेट पर खड़ा हो जाऊंगा। किसी टीचर की छुट्टी हुई तो हम टीचर होंगे। जिस दिन नाना मामू को मौसमी बुखार की जद में होंगे तो माथे पर त्योड़ी चढ़ाए हम इनके ऑफिस में खतरनाक मूड के साथ बैठे होंगे। कुछ ऐसे कि किसी मुलाजिम को एडवांस मांगने की जरूरत नहीं हो सकेगी। यानी आप कुछ भी नहीं कर रहे, ये तुम मेरी तौहीन कर रही हो। असल में अकाउंटेंट का शोबा मेरे और जवादी के सुपुर्द है, और नाना मामू को हमारी सलाहियतों पर इतना भरोसा है कि वालिदैन से मिलने, इन्हें मुतमईन करने भी हमारी जिम्मेदारी बना दी। अकाउंट का शोबा बड़ा नाजुक होता है, ध्यान से काम करना। ऐसा ना हो अगले दिन ही नाना मामू निकाल बाहर करें और इल्जाम हो घपले का। जेबा तंजिया मुस्कुराई थी। घपला करना किसके लिए है? मनचाही औरत के लिए ना। अगर औरत सिराते मुस्तकीम पर चलने वाली हो तो मर्द नहीं भटक सकता। और ये बोर गुफ्तगू छोड़ो और इधर देखो। जवादी पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखा रहा है और शहरबानो यकीन करके मुस्कुराई जा रही है। सच कहते हो अशबील, खुश तो मैं भी बहुत हूँ। अम्मी ने बकायदा नफल अदा किए हैं। यानी तुम लोग बिल्कुल ना उम्मीद थे मेरी जानिब से? नहीं अशबील, मुझे भी और अम्मी को भी आपकी जहानत पर हमेशा फख्र रहा है। मैं तो आपसे इससे कहीं ज्यादा की उम्मीद रखती हूँ। अच्छा करती हो। वैसे मैं और जवादी एक साइड बिजनेस का भी सोच रहे हैं। कैसा बिजनेस? जेबा ने तफसील जानना चाहिए। इधर जवाद शहरबानों से कह रहा था, तुम्हें पता है नीलमा अकेली होती है, कभी काम में हाथ बटाने, कभी वैसे ही जी बहलाने चली आया करो। हाय अल्लाह भाई, कुछ खुदा का खौफ करे। अपने सारे घर का बोझ इस बेचारी के नाजुक कंधों पर है। सर उठाने की इसे फुर्सत नहीं मिलती और आप कह रहे हैं आकर मेरे काम भी हाथ बटाया करे, जबकि हमारे घर का काम होता ही कितना है।
कोशिश करूंगी जी, शहरबानो ने फर्माबरदारी से कहा। नीलिमा ने इसे टोका दिया। करते गिरते बची, अगर इस तरह भाई की हर बात पर सर झुकाती रही तो ना एक रोज तुम्हारी अकल जंग-उलूदा हो जाएगी। जंग तब लगेगा जब अकल होगी। क्यों शहरबानो, ठीक कह रहा हूँ ना? इसने बेचारी सी सूरत बनाकर इसे देखा मगर बोली कुछ नहीं। ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? नीलिमा ने डिप्ट कर कहा। देखो ना, जो अम्मा ने कह दिया सर झुकाकर करने लगी, जो हुक्म अब्बा ने दिया बजा लाई। और तो और छोटे बहन भाई भी रोक जमाते हैं। इधर मैं अपने सहन में ये आवाजें सुनकर जलता कुड़ता रहता हूँ। बस एक बार शादी हो जाने दो, तुम्हारे भाई बहनों को तो सीधा कर दूंगा। आपा जान, प्यारी आपा जान, आपा मेरी जान, मैं आपा ते कुर्बान में के नारे लगाएंगे। और वो तुम्हारी अम्मा, सच कहता हूँ शहरबानो, तहकीक करो, वो तुम्हारी सगी अम्मा ही है ना? तो और क्या, बिल्कुल सगी है। अब आप ऐसे तो ना बोले, बस इन्हें जरा घूमने फिरने का शौक है। मैं बड़ी बेटी हूँ तो इनकी गैर मौजूदगी में सब मुझ पर ही देखना पड़ता है। मुझे तो यही खतरा है, मुझ तक पहुंचने से पहले ही तुम बस भी करें। इधर देखें, अशबील भाई और जेबा बाजी कितने बावकार अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप भी कोई अच्छी बात करें, मैं जरा दादी को देखूं, ये पेड़ पर जो नजर जमाए क्या तलाश कर रही है। नीलिमा दांसते इसे अकेला छोड़कर दादी की जानिब चलेगी। आज का दिन खासा खुशगवार रहा। रात को जवादी अपना तकिया उठाकर, इस तकिए के बगैर बकौल जवादी मुझे नींद नहीं आती, अशबील के घर आ गया था कि आज हेड मास्टर वालिद साहिब का प्रोग्राम इससे नए आबाद होने वाले स्कूल का तारुफ हासिल करने का था। और वो जानता था कि अब्बा अपने एतराजात से वो क़यामत ढाएंगे कि स्कूल की इमारत मुनहदम हो जाए। तुझे कहा है बिल्ली, ये कारपेट वाले बिस्तर पर तू आ जा, मुझे बेड पर आने दे। पर तू भी ना किसी गधे की तरह जिद्दी है। मेहमान तू आया है, मेरा अपना घर है, मैं अपनी जगह क्यों छोड़ूं? अब आना है तो मेरे घर में, तुझे सहन में बिस्तर करके सुलाऊंगा। ये बात की बात है, फिलहाल तो मेरे पास बड़ी मजेदार बातें हैं। पता है, जब मैं अपनी बाइक पर जेबा को बिठा कर इसके घर छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में इसने क्या कहा? आहो पता है, स्क्रिप्ट मुझसे ही लिखवाया था इसने। जवादी ने जरा भी नोटिस नहीं लिया। अच्छा, तूने शहरबानो से पूछा इसकी अम्मा किन मशकूक सरगर्मियों में मुब्तला है और क्यों है? हाँ, हुई थी बात, और मैंने इसे कहा अपनी अम्मा पर नजर रखो। आहो, हो सकता है वो किसी दहशतगर्द तंजीम की रुकन हो और इसकी सर की कीमत 5 लाख रुपए हो। अपने सर की खैर मनाओ बिल्ली, तुम्हारी बातें और हरकतें मुझे बिल्कुल आउट ना कर दे। तुम भी तो अपने जुमले पर गौर करो, अम्मा पर नजर रखो। शिबली ने नकल उतारी। टीवी ही लगा दो, तेरी बातें सुनने को बिल्कुल जी नहीं करा। घर से उदास आया था, बिस्तर पर जगह न देकर तुमने जीने की उमंग ही छीन ली है प्यारे। तुम पर से ऐसे 100 बिस्तर कुर्बान, मगर ये वाला नहीं। फिर कुछ याद आया तो बोला, सुबह अपन नूरजहां की तरफ जाना होगा। इनकी बेटियों को कहने के वो इंटरव्यू के लिए परसों स्कूल में एंट्री मारे। तुम चले जाना, मुझे कुछ और लोगों को भी घेरना है। और ये बता, आज पका क्या है? हमारे घर तो अब्बा ने आज बाहर से कोई दावत उड़ाकर आना था। नीलिमा और अम्मी दाल चढ़ाकर बैठ गई थी। शहरबानो के घर से पता क्या इतला आई है? आलू पके हैं। सामने वाली खाला जी ने कल गोभी पकाई थी। ऐसी बरकत पड़ी कि आज रात तक इससे दावत उड़ाएंगे। जवादी, चल नाना मामू से एडवांस तनख्वाह पकड़े और टिक्के कबाब उड़ाकर आए। ना यार, बाहर शदीद सर्दी है, धूल उतरी हुई है, 4 फुट दूर की चीज दिखाई नहीं दे रही। एमी टिक्के कबाब के होटल की बजाय किसी वर्कशॉप में घुस जाएंगे। और नाना मामू ऐसे फयाज कब से हो गए? पता नहीं आज तुम्हें हरा हरा ही क्यों सूझ रहा है। वैसे घर में क्या पका है? पता नहीं, मैं किचन की जानिब जाने से पहले बल्कि देखने से भी गुरेज करता हूँ। अम्मी कभी लहसुन छीलने का हुक्म सदारत फरमा देती हैं, कभी गाजरें छीलने की फरमाइश करती हैं। एक बहन के ना होने से मेरी जिंदगी पर तबाहकुन असरात मुरतब हुए हैं। एक प्याली चाय पिलवा दे। जवादी जैसे इसका दुखड़ा सुना ही नहीं। जवादी, वो धाड़ा, फिर दरवाजे की जानिब इशारा करके बोला, इधर से सीधा जाओ, बाएं हाथ पर किचन है। ये किसी गैर का नहीं, तुम्हारे चचा का घर है। जाओ, जाकर चाय बनाकर कप पर कप चढ़ाओ। हाय जलील, कभी तो मेहमान समझ कर खातिरदारी कर लिया कर, और ये हीटर का रुख मेरी तरफ भी कर दे। ठुठर गया हूँ मैं। साथ ही जेब में हाथ डालकर मूंगफलियां बरामद की। अगले लम्हे वो बगैर शिबली को दावत दिए मूंगफलियां खा रहा था और शिबली अपने साबका रवैये पर अब जाग के शर्मिंदा हुआ था। जरा सी खिड़की खोली और आवाज लगाई, प्यारी अम्मा किचन में हो? जवाब आने पर बोला, जहमत तो होगी मगर 2 कप चाय बना दे। जवादी को सर्दी लग रही है। नहीं नहीं चची जान, जहमत ना करें। जहमत कैसी जवादी, ये तेरा अपना घर है। चाय आने से पहले नाना मामू ने आकर कमरे में झांका। क्या सुस्तुल वजूद नौजवान हो तुम, जरा सी ठंड क्या पड़ी, बिस्तरों में घुस बैठे हो। चलो आओ मेरे कमरे में, कुछ बिजनेस के बारे में ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, कमरे में जाना है? मैं समझा ये प्रोग्राम रावी किनारे बैठकर बनाए जाएंगे। शिबली का इशारा नाना मामू की तैयारी पर था। लंबा गर्म कोट, सर पर हमरंग को गर्म टोपी, गले में मोटा सा मफलर, हाथों में दस्ताने, पाँव जुराबों में मुकीद।
नाना मामू इस हुलिये में तस्वीर खींचूं? नीचे लिखेंगे नाना मामू इन लंदन। जवादी ने मशवरा दिया, आहो वो तस्वीर, मेरा मतलब है फोटोशूट उतारने वाला मोबाइल आपने ख्वामाहा ही खरीदा हुआ है, आज इससे फायदा उठा लें। शिबली ने भी तायीद की, बकवास मत करो, चलो आओ मेरे कमरे में, अभी बहुत सी अहम बातें डिस्कस होना बाकी है। मैं तो कहता हूँ जवाद, जरा भागकर अपने घर जा, अगर तेरे अब्बा घर में हो तो इसे बता मामू बुला रहे हैं, वो एक अरसे से महकमा तलीम में मुलाजिम है, बहुत मुफीद और अच्छे मशवरे दे सकते हैं। आप भूल रहे हैं वो सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजमत में सबसे ज्यादा रोज आजकल उस्ताद के हुकूक पर दिया जाता है। हमने तो टीचर ही ऐसी रखनी है जिन्हें हुकूक की कानो कान खबर ना हो और जो फराइज तंदोदुही से इंजाम दे सके। इसने गोया याद दिलाया था। आपा नूरजहां की तीनों साहबजादियां अपनी जानिब से अच्छी खासी तैयारी के साथ आई थी, मगर नाना मामू जैसे हुस्नो जमाल का शिदाई, 60 साल की उम्र में भी चाको चौबंद, सुर्खो सफेद बाड़ो पर्सनैलिटी का मालिक इन्हें देखकर अपने तासुरात छुपा नहीं सका। इन्हें फौरन कमरे से बाहर जाने और जवादी शिबली को हाजिर होने का हुक्म भिजवाया। जी नाना मामू। दोनों हाजिर हुए। कमबख्तो, अगर तुम्हें फारिग रहने का चस्का पड़ चुका है तो साफ बता दो, मैं तुम्हें नौकरी से अलग कर देता हूँ, मगर मेरा पूरा बना बनाया कारोबार क्यों डुबो रहे हो? वो झिझलाए। आपको गलत फहमी हुई है मामू, हम तो मोतबर सूरत बनाए फाइलों में लगे कागजों पर माई बेस्ट फ्रेंड और माई स्कूल का मजमून लिखने के बाद इन फाइलों पर यूं नजर जमाए बैठे हैं जैसे ये बहुत अहम फाइलें हों, और आप फिर भी इल्जाम पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। इल्जाम के बच्चे, ये 3 लड़कियां जो आई हैं, ये तुम ही लोगों ने बुलवाई है ना? बुलवाई से क्या मुराद है? हमारे यहाँ टीचर की सीटें खाली हैं और ये इंटरव्यू देने आई हैं। ऐसी शक्लों वाली, इन्हें देखते ही बच्चे डर जाए और माएँ भी बच्चे दाखिल करवाते हुए हिचकिचाएंगी। नाना मामू, आप हमारी सोच की गहराई को पा ही नहीं सके। देखें, बच्चे डर जाए, इंसान के पुत्र बनकर पढ़ लें, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है? रही माओ की बात, तो आजकल स्कूलों में रिवाज चल रहा है कि माओ को ऑफिस से ही रुखसत कर दिया जाता है। स्कूल का विजिट ये कहकर नहीं करवाया जाता कि आपकी बार बार एंट्री से तलीमी मेयार मुतासिर होता है। जी नाना मामू। अशबील ने भी जवादी की तायीद करते हुए बात आगे बढ़ाई। आपकी पहली हसरत, मेरा मतलब है ख्वाहिश ये थी कि काश सिर्फ मैट्रिक पास लड़कियां मिल जाए, और आजकल तो जी मैट्रिक पास लड़कियों का काल पड़ गया है, जिसे देखो FA BA तौबा, क्या बताएं किस मुश्किल से मतलूबा लड़कियां तलाश की हैं और इन्हें सब्ज बाग दिखाकर यहाँ तक बुलवाया है। सब्ज बाग? तीखी नजरों से तफशीशी अंदाज में दोहराया गया। जी, मेरा मतलब है नौकरी के सिलसिले में सब्ज बाग। 1 साल बाद ये तनहा होगी, ऐसी मराहत हासिल होंगी वगैरह वगैरह। नाना मामू थोड़े मुतमईन दिखाई देने लगे। लड़कियां अपनी गुर्बत के बायस आगे नहीं पढ़ सकी, मगर क्लास की नकम्मी नलायक लड़कियों में हरगिज़ शुमार नहीं होती थी और अपना इल्म 9 नहालों में तकसीम करने को भी बेचैन है। शिबली ने इन्हें तसल्ली दी। ठीक है, बारी बारी बुलाओ तीनों को। मुंह उठाकर इकट्ठी चली आई थी। इन तीनों के अलावा एक और लड़की भी थी। वो तो थी तो BA फेल, लेकिन सूरत में इनसे अलग हरगिज ना थी। इसके बाद दूसरी सीटों के लिए मर्द हजरात के इंटरव्यू हुए। यहाँ भी नाना मामू को मायूस होना पड़ा। चलो वहाँ तो सब्र कर लिया, मगर मर्द और वो भी चीपर बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आप ये भी तो देखें नाना मामू, ये साहब दुनिया में अकेले हैं। 2-3 दुकानों के मालिक हैं जो कि किराए पर उठी हुई हैं। इन्हें महीने के महीने किराया आ जाता है, ये खा लेते हैं और वेले बैठे मक्खियां मारते हैं। अब इस शुगल से तंग आ गए हैं, काम करना चाहते हैं। तनहा की इन्हें परवाह नहीं, सिर्फ काम चाहिए, तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए और क्या हो सकती है। नाना मामू अब कुछ रजामंद दिखाई देने लगे। स्कूल की खूबसूरत इमारत, बड़ो प्रिंसिपल, 2 शानदार लड़के, इसके साथ आसपास से बच्चों के वालिदैन एडमिशन के लिए जल्द ही मुतवज्जो हुए। मेरा नहीं ख्याल था ये बैल इतनी तेजी से मंडे चढ़ेगी। शिबली हैरान था। जवादी किसी सोच में गुम शिबली की बात के जवाब में बोला, क्या हमने आपा नूरजहां की बेटियों को इसलिए यहाँ बुलवाया है वो सारी उम्र चंद हजार की नौकरी करती रहें और आंखों से ख्वाब नोच फेंके? एक आंख से ख्वाब देखें, दूसरी आंख से कापियां चेक करें। जवाब में जवादी ने हाथ में पकड़ी फाइल इसे दे मारी। क्या करता है? इसमें माई बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिखा हुआ है, कागज बिखर गए हैं, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं महीना कब तमाम होगा, मैं तो तनहा को तरस गया हूँ। शिबली ने अंगड़ाई ली। हाँ, मुझे खादशा है कहीं नाना मामू घर के बच्चे जानकर हमें इस हक से महरूम ही ना कर दे। कैसे महरूम कर सकते हैं? अकाउंट का शुबा हमारे ही पास है। पहली अपने जेबों में खून पसीने की कमाई डालेंगे, बाद में किसी दूसरे को इसका हक देंगे। जवादी कुछ न बोला। घंटी पर हाथ रखा तो उदास बुलबुल को कॉपी करने वाला पियोन हाजिर हुआ। मिस साजिदा परवीन को तो बुलाएं, इसने आपा नूरजहां की बड़ी साहबजादी का नाम लिया। इससे क्या काम पड़ गया है तुम्हें? शिबली ने भुएं अचकाकर पूछा। जवाब ना मिला तो वो फिर से फाइल पर नजर जमाकर बैठ गया। मिस साजिदा परवीन नीले रंग का जॉर्जेट का सूट पहने, बालों को सलीके से बनाए हाजिर हुई और खासी मकूल दिखाई दी। आए मिस साजिदा परवीन, ये बताएं आपने स्कूल को कैसा पाया?
साथी टीचर तो अच्छे मिजाज ही है ना। जवाब में वो हंस पड़ी। हम 3 बहनें ही तो हैं और हम लोगों के अलावा एक और है। अब इसने तो हमसे बेड़ बांध कर अपना दिन तो खराब नहीं करना। जी जी, बजाय इरशाद फरमाया आपने। आपके माथे का जख्म अब कैसा है? इस सवाल पर वो जरा गड़बड़ा कर बोली। मामूली सा था, अब ठीक है। अच्छा, अब आप मिस्टर रफीक के कमरे में जाएं, इन्हें बताएं कि मैंने आपको इनके पास भेजा है ताकि आप इन्हें अपनी क्लास में मौजूद बच्चों की तादाद के बारे में बता सकें। जैसा मैंने कहा है कीजिए। अब जरा सख्ती से कहा। वो सर अस्बात में हिलाती उठ खड़ी हुई। याद रखना शिबली, अगर किसी दिन मैं भूल जाऊं या छुट्टी पर हूं तो तुम मिस साजिदा परवीन को रफीक साहब के कमरे में भेज देना किसी न किसी काम। अब के शिबली चौंका, फिर हंसने लगा। जवादी उठ जा, नहीं तो बुलाती हूँ तेरे अब्बा को। आवाजें दे देकर मेरा गला बैठ गया है। हाँ माँ, मैं कहाँ जानता था। सुबह सवेरे उठना ऐसा अजाब काम हुआ करता है, ऊपर इस साल सर्दी भी जम के पड़ रही है। जवादी उठ जा, नहीं तो बुलाती हूँ तेरे अब्बा को। आवाजें दे देकर मेरा गला बैठ गया है। हाँ माँ, मैं कहाँ जानता था। सुबह सवेरे उठना ऐसा अजाब काम हुआ करता है, ऊपर इस साल सर्दी में जम के पड़ रही है। मुझे तो लगता है जून जुलाई में भी स्वेटर पहनने पड़ेंगे। अब के बाजार जाऊं तो मेरे लिए एक खूबसूरत लेदर जैकेट जरूर खरीद लाना। वो कंबल में मुंह छुपाए कह रहा था। लेदर जैकेट पहनकर तूने बिस्तर पर लेटना ही है ना। उठ जा, मैं जूती उतारने लगी हूँ। वो मामू का 2 बार फोन आ चुका है। शिबली कब से तैयार होकर स्कूल पहुंच गया है। तू रोज लेट जाता है, तेरे अब्बा को पता चल गया जरा लिहाज नहीं करेंगे। इन्हें तो वक्त की पाबंदी ना करने वालों से वैसे भी सख्त नफरत है। याद नहीं, एक जमाने में जब स्कूल के बच्चे लेट आते थे जी गेट बंद कर देते थे, फिर आधे घंटे बाद सब लेट आने वालों के लिए गेट खुलता था और सबके मुंह पर 2-2 चपेटे मारने के बाद क्लासों में रवाना किया जाता था। मैं कहती हूँ चपेटे खाकर सूजा हुआ मुंह लेकर स्कूल जाने का इरादा है। आपने भी अब्बा की दहशतनाकी के वाकयात चुन चुन कर याद किया था जो 1.5-2 घंटे बाद चला जाता। इसे बिस्तर छोड़ना ही पड़ा। इसे बिस्तर छोड़ता देखकर वालदा ने इत्मीनान से सर हिलाया और किचन की राह ली। यकीनन नीलमा ने मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं किए होंगे। बस शहरबानो बहुत हो गई, तुम जल्दी से इस घर में आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कम से कम कोई सुबह सवेरे प्यार से जगाने वाला तो हो, कोई कपड़े इस्त्री करके देने वाला, कोई मेरी पसंद का नाश्ता बना कर देने वाला। यही सब सोचते इसे रफीक साहब का ख्याल आ गया। 1 हफ्ता हो रहा था वो रोजाना मिस साजिदा परवीन को इनके पास किसी न किसी काम से भेज रहा था। अब क्या सोचने बैठ गए हो? मैंने नाश्ता बना कर रख दिया है, फिर न कहना ठंडा है। माँ ने एक बार फिर कमरे में झांका। प्यारी माँ, ठंडे को ठंडा ही कहूंगा, गर्म कह बैठा तो जमाने को दिमागी हालत पर शुबा होगा। वे गाल सुन, आज स्कूल से आकर मुझे बाजार तो ले जाना। ये शहरबानों की माँ बता रही थी सेल लगी है। ये शहरबानों की माँ बता रही थी सेल लगी है। हाँ, शहरबानों की अम्मा से ज्यादा मोतबर इतला कौन दे सकता है। एक ही शौक है, घूमना फिरना, वो भी बारौनक बाजारों में। तुझे क्या तकलीफ है? बुरा मानकर पूछा गया। मुझे बहुत इस वक्त तफसील में जाने का टाइम नहीं, फिर कभी बताऊंगा। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंचा। शिबली इस वक्त एक आधे पढ़े लिखे जोड़े को स्कूल की खूबियां गिनवाने में मसरूफ था। वो सब तो ठीक है, मगर फीस आपकी कुछ ज्यादा है। देखे ना, प्ले ग्रुप का बच्चा, और सबसे ज्यादा मेहनत प्ले ग्रुप पर ही तो करनी पड़ती है। आप बच्चे को क्लास 1 में दाखिल करवा दे, फीस में राय दी जा सकती है, मगर हम 2.5 साल के बच्चे को क्लास 1 में किस तरह दाखिल करवा सकते हैं? अजीब बात करते हैं आप। खतून ने नाक चढ़ाते हुए बालों को झटका दिया। तो फिर प्ले ग्रुप ही मुनासिब है ना। लीजिए, फॉर्म फिल कीजिए। शिबली ने जैसा मसला ही हल कर लिया। अब कि उन्होंने फॉर्म थाम लिया था। क्या बात है, आज तुम बड़ी जल्दी आ गए हो। शिबली ने इसकी तरफ तंज का तीर फेंका। बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे बगैर भी कुछ करना सीख लो, इसलिए देर कर देता हूँ, वरना उठ तो मैं तड़के ही गया था। शिबली ने जवाबन मायनी खेज अंदाज में सर हिलाया। दोपहर में जब नाना मामू के कमरे से जवादी की वापसी हुई तो शिबली ने खुशखबरी सुनाई। आज रफीक साहब इधर आए थे। देर तक मुझसे इधर उधर की फजूल बातें करते रहे। फिर बज़ाहिर साजिदा परवीन का सरसरी सा बैकग्राउंड पूछा और मुझसे कुछ राय लेना चाहिए। फिर तूने क्या कहा? जवादी ने इश्तियाक से पूछा। पूरी बात तसल्ली से सुन लेते तो सवाल करने की नौबत ना आती। मैंने जाहिर तारीफ ही करनी थी और साथ ही ये भी कह दिया कि आपने अब तक की उम्र अकेले क्यों गुजार दी। खैर, बिगड़ा तो अब भी कुछ नहीं। आप घर बसाने की सोचे, वरना जायदादें ये दौलत किस काम की। खबीस रिश्तेदार ही बाद में ऐश करेंगे। जो आज आपको नहीं पूछते, आप क्यों अपनी दौलत इन पर लुटाएंगे? शादी करना कौन सा मुश्किल काम है, बस कर डालें। वो कहने लगे, आपकी बात दिल को लगती है। वाकई ऐसा मशवरा कोई मुखलिस ही दे सकता है, वरना रिश्तेदारों तो अब तक एक ही बात करते हैं, बुढ़ा वेला है, शादी करके मिट्टी पलीत न करना। मैंने कहा, बुढ़ा वेला हो आपके दुश्मनों का। आप तो अभी तक किसी घोड़े की तरह चुस्त, शेर की तरह ताकतवर, अकाब की तरह तेज नजर, चीते की तरह फुर्तीले दिखाई देते हैं। बड़े मायूस हुए, कहने लगे, इंसानों वाली कोई खुसूसियत मुझ में नहीं है। मैंने कहा, मायूस न हो, इंसान और इंसानियत आजकल नापैद हो चुकी है और यूं भी इसका बाव बहुत गिर गया है। बस जाएं, शादी की तैयारी कीजिए। आपा नूरजहां, वालदा और मिस साजिदा परवीन को राजी करना हमारा काम है।
बेचारे उछल ही तो पड़े, आंखें फैलाकर बोले, आपको किस तरह पता चला कि मैं मिस साजिदा को पसंद करने लगा हूँ? मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले आपने खुद ही बताया है। बड़े हैरान हुए, कुछ देर सोचते रहे कि कब बताया था, याद नहीं आया। खैर, शर्माए घबराए, कुछ खुश कुछ हैरान, मुझे वो काफी मकबूल लगे। मैं खुद बात करता हूँ इनसे। जवादी उठने लगा। शिबली ने बाजू दबोच लिया। पहले ये बता, तू लड़की का मामा लगता है या इसने तुझे मुंह बोला अब्बा बना लिया है? मैं क्या फजूल बकवास कर रहे हो? गप्पे हाँक रहा हूँ। ओ बस शिबली, तू भी ना, ये जो सुबह सवेरे उठने लगा है ना, बस इसी वजह से है। मैं जरा दोबारा तस्दीक कर लूँ ताकि शाम को अपन नूरजहां के खुले आंगन में उतरती धुंध और ठुठुराती हवा में चाय पी जा सके। जलील ना कर ऐसी बातें। मैं हीटर लगाए ऑफिस में भी कांपने लगा हूँ। ओ मुझे ख्याल आया जवादी, अपने शीदे ड्राइवर के दुख भी तो यही है, क्यों ना पहले इसके घर हो आए। मिस साजिदा से छोटी मिस नसरीन कोसर भी तो है। वाकई ख्याल अच्छा है, आज ही ये काम निपटाते हैं। पर नहीं, आज तो मेरी वालदा ने जल्दी आने को कहा था। इन्हें बाजार जाना है, किसी कपड़े की दुकान पर सेल जो लगी है, और सेल रोज रोज थोड़ी ही लगती है। वाकई ये तो बहुत जरूरी है। चलो फिर अपना प्रोग्राम कल पर उठा रखते हैं। तुम जरा शीदे ड्राइवर को फोन भी कर दो। हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो लंगोटिया यार है, मुझे नंबर नहीं दिया होगा तो किसे दिया होगा? पता नहीं इतनी बहकी बातें क्यों कर रहे हो जवादी। मैं आ सकती हूँ सर? दरवाजे पर मिस साजिदा की आवाज उभरी। वाह वाह, दोनों ठुटके। ये मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बना देती है। आम सी शक्ल पर भी अक्स उतरे हैं और वो बदल सी गई। मिस साजिदा जिस काम से आई थी करके चली भी गई। दोनों सर धनते ही रही। फिर जवादी बोला, शिबली, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस कदर खूबसूरत दिखाई देता हूँ। तब तुम क्या मतलब? यानी ये तुम अपने हुस्न की परवानी पर झूम रहे थे? देखो ना, ये मिस परवीन जिसे आम सूरत मोहब्बत पाकर क्या से क्या हो सकती है। तो मेरा शुमार तो हमेशा से खूबरू लड़कों में होता रहा है। मैं शहरबानों की मोहब्बत में क्या से क्या हो चुका हूँ, मुझे खबर। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ, अब की शिबली ने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर नफी में सर हिलाकर बोली, मेरा ख्याल है ये रंग सिर्फ लड़कियों के चेहरों पर उतरता है। रफीक साहब को तो कोई फाका नहीं हुआ। हमें खोजना चाहिए, कहीं रफीक साहब फ्रॉड तो नहीं? घर में एक अदद बीवी और 4-6 साहबजादे साहबजादियां रखकर बाहर इश्क का खेल तो नहीं रचाते? वाकई अपन नूरजहां के पास जाने से पहले हमें तहकीक करना होगी। इस शाम शिबली चाय पीने जवादी के घर गया था और नाना मामू देर तलक काजू की वो मिठाई ढूंढते रहे जो बहुत छुपाकर अपने कमरे में रखी थी। लगता है चूहा फिर घुस आया है। अम्मा पुरतफक्कुर अंदाज में बोली, आहो आपा, चूहा डब्बे में से मिठाई निकालकर डब्बा इतनी नफासत से बंद नहीं कर सकता। वो झिलाए, जरूर तूने खा ली होगी, तुझे भूलने की बीमारी भी तो है। तब वो सोच में पड़ गई। आते जाते रहा तो नहीं जा रहा था। वो खाते तो रहे थे मगर साड़ी नहीं खाई थी। डब्बे में अच्छी खासी मिठाई मौजूद थी। शिबली किधर है? लो, अब तुम इस पर इल्जाम लगाओगे। बेचारा तुम्हारे साथ ही स्कूल से आया था, रोटी खाई अपने कमरे में घुस गया और अब तो वो कब से जवाद की तरफ गया हुआ। अच्छा, कमाल है, शायद आप मेरी ही याददाश्त कमजोर होने लगी है, मैं ही भूलने लगा हूँ। वो बुड़बुड़ाए। खाली डब्बे में फिर झांका और ठंडी सांस भरकर कुर्सी पर गया बैठे। जवादी, तुमने चाय बनाने में माहिर हो चुके हो, सच स्वाद आ गया। साथ में काजू की मिठाई हो तो बकवास से बकवास चाय भी मजा देती है। जवादी ने हकीकत पसंदी का मेरी मोहब्बत देख, अकेला भी खा सकता था। कैसे खा सकता था? बचपन से लेकर आज तक कोई चीज अकेली खाई है? यहाँ तक कि जूतियाँ भी। सच कहते हो, हमें हमारी दोस्ती पर फख्र है। वे जवादी, तूने अपना कोई काम करना है तो कर ले, मेरे बाजार जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। इसकी वालदा ने आकर खुशखबरी सुनाई। कैंसिल हो गया है? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? दफा दूर, माँ का जरा काम करना पड़ जाए तो मुसीबत बन जाती है। वो खफा हुई। ना, आप रूठा न करें, आपको उदास देकर मैं उदास हो जाता हूँ। वे रहन दे, वे मैं भला तुम दोनों को जानती नहीं। जानती ही तो नहीं है, और जाने भी कैसे। बड़े लोगों की कदर जमाने ने हमेशा इनके जाने के बाद की है। खैरी सल्ला, क्यों दिल दहलाने वाली बकवास करते हो? बुढ़े मापियों के सामने मरने की बातें, शर्म नहीं आती? दोबारा बकवास की तो चपेड़े मारूंगी। अगर आप इलेक्शन में खड़े होने का कभी इरादा करें तो इंतखाबी निशान चपेड़े ही लीजिएगा। जी हाँ, आपके लिए चपेड़ का मुनफरद निशान और अब्बा के लिए पिशावरी चप्पल। जवादी ने चाय का सिप लेते हुए संजीदगी से शिबली की बात आगे बढ़ाई। मैं क्यों खड़ी होने लगी इलेक्शन में? ये तो फारिग निकम्मे लोगों का काम है, मुझे घर के बखेड़े थोड़े हैं। और शिबली, तू मामू जी को मेरा सलाम कह देना। इन्हें कहना फारिग हो तो वो इधर चक्कर लगा ले, नहीं तो मैं किसी दिन शाम को तुम्हारी तरफ आऊंगी। मुझे मामू जी से बड़ा जरूरी काम है। काम की नोयत पूछ सकते हैं? आहो, वो एक काके को स्कूल में दाखिल करवाना है और एक को काम पर लगवाना है। जहाँ तक काम पर लगाने की बात है, पहले ही बता देना, काम सख्त और तनहा कम होगी। वे बेहदायत हो, क्यों कहर बुलाते हो? काम ज्यादा तनहा कम, ये कोई बात है? ये सब नाना मामू की कारस्तानी है। वैसे इरशाद फरमाते हैं, जैसे जैसे स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे हम तनख्वाहों में इजाफा करते जाएंगे। इसलिए आप एक काका नहीं बल्कि बहुत से काके और काकियां दाखिल करवाएं। मैं क्या लोगों के बच्चे जबरदस्ती उठाकर तुम्हारे स्कूल में भर्ती करवा दूं?
جس کے ماں باپ کہیں اسے ہی داخل کرواؤں گی نا۔ آپ ماں باپ کو قائل تو کر سکتی ہیں، یہی کام کر دیں، بلکہ شہر بانوں کی والدہ کو ساتھ لگائیں، وہ تو یوں بھی سارا دن تتلی بن کر محلے میں اٹھتی پھرتی ہیں۔ نہ بکواس کیا کرو جوادی، وہ میری منہ بھولی بہن بنی ہوئی ہے، اس لحاظ سے تیری خالہ لگتی ہے، خالہ کی عزت کا تو ویسے بھی بڑا حکم ہے۔ ابھی تو رشتہ منہ بولا ہے تائی جان، اگر آپ اسے مہر لگا کر پکا کر لے تو کیسا رہے گا؟ جواد بھائی، میری 2 سہیلیاں آئی ہیں، ذرا بھاگ کر 6 سموسے، 1 پاؤ گاجر کا حلوہ اور فرائی فش تو لا دیں۔ نیلما نے بڑے غلط ٹائم پر انٹری دی تھی، شبلی کی بات بیچ میں رہ گئی۔ 2 سہیلیاں، 6 سموسے، 1 پاؤ گاجر کا حلوہ، فرائی مچھلی، کیا کسی پہلوان کی نورے چشمیاں ہیں؟ جوادی بھائی وہ چلائی، پھر ماں سے بولی، دیکھیں امی میری نہیں سنتے، آپ کہیں نا ان سے۔ میں کیا کہوں، میں تو خود گش کھانے والی ہوں، یہ کس بادشاہ کی اولادیں ہیں جو تو اتنے خرچے کے موڈ میں ہیں۔ سیدھے سادھے نمکو اور بسکٹ کا پیکٹ گلی میں کھیلتے کسی بچے کو آواز دے کر نکڑ والی دکان سے منگوا لے۔ نہیں امی پلیز، میری عزت کا سوال ہے، وہ پہلی بار میرے گھر آئی ہے۔ نیلما باقاعدہ منت پر اتر آئی تھی، مگر جوادی کی اماں تو وہ ہستی تھی جس سے ہیڈ ماسٹر والد صاحب بھی دب جایا کرتے تھے۔ میرے پاس پیسے ہیں، کل ہی ابا نے 500 روپے دیے تھے، وہ 500 تیرے مہینے بھر کے خرچے کے لیے دیے ہیں، تو لٹا دے ایک دن میں، پھر آنا مجھ سے کچھ مانگنے۔ نہیں مانگوں گی، پلیز آپ یہ سب منگوا دیں۔ لا دیتے ہیں، پر میں بھی تو دیکھوں کون سے ایسے خاص منہ ہیں جو تیرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے۔ وہ ڈرائنگ روم کی سمت بڑھے۔ ہائے امی نے تو پتہ نہیں کیا کیا پوچھنے بیٹھ جانے ہیں، آپ یہ پیسے پکڑے جاتے جاتے شہر بانوں کو کہہ جائیے گا میں اپنی سہیلیوں کے پاس بیٹھی ہوں، آ کر چائے کے برتن تو سیٹ کر دے اور چائے بھی بنا دے۔ سچ بھائی، بڑی ماڈرن اور امیر دوست ہے یہ میری، اگر آپ دونوں کی ان دونوں سے بات بن جائے تو ہمارے واڑے نیاڑے ہو جائیں۔ وہ دونوں اس کا ارادہ سن کر اچھل پڑے۔ اب تو میں ان کے لیے بسکٹ نمکو بھی لانے کو تیار نہیں۔ او سوری، میں بھول گئی تھی، ہمارے گھر میں تو شہر بانو اور زیبا کو آنے ہیں۔ سوری بھائی سوری۔ اگر ان میں سے کوئی نانا ماموں کے لیے راضی ہو جائے تو ہم گھی کے چراغ جلانے کو تیار ہیں۔ اشبیل کا انداز پرسوئی تھا۔ نیلما ایک دم سے سرخ ہوئی۔ یاد رکھیں وہ میری دوست ہے، میری ہی ہم عمر ہے، نانا ماموں کے ان کے ابا کے بھی برابر ہیں۔ کبھی کبھی آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ سر پیٹنے کو جی جاتا ہے۔ جائیں جلدی بازار جائیں اور شہر بانوں کو بلا لیں۔ پتہ نہیں امی کیا کیا پوچھ رہی ہوں نا، شہر بانوں تمہاری ان امیر نخریلی سہیلیوں کی چاکری آخر کچھ خوشی میں کرے۔ اوہو، آپ اپنے رشتے کو درمیان میں رکھ کر مت اچھلیں، وہ بہن ہے میری، ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ اب اگر تسلی ہو گئی ہے تو چلے جائیں بازار۔ چل جوادی، اگر ہماری قسمت میں ایک دعوت لکھی ہے تو انکار کر کے کفر کیوں کرے، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیدھے ڈرائیور کو شیشے میں اتارنا کچھ مشکل نہیں تھا، مگر اس کے اونٹ کی طرح ضدی، کھوتے کی طرح اڑیل والدین کو منانے میں ذرا وقت لگا، اور جب 1000 دلیلوں کے بعد اماں صاحبہ راضی ہوئی تو سینہ تان کر بولی، لاؤں گی برادری سے باہر کی پڑھی لکھی بہو، دیکھتی ہوں کون مجھے روک سکتا ہے۔ اس ادا پر دونوں بہت چڑاک پا ہوئے، یعنی اتنے دنوں سے دماغ بچی ہم کر رہے ہیں، بات محترمہ کی موٹی عقل میں کسی بھی طرح سماتی نہیں تھی، اور اب یوں اکڑ رہی ہے جیسے یہ عقل مندانہ فیصلہ خالصتاً ان کا ذاتی ہے۔ چلو جی، ہم دونوں کے راضی ہو جانے پر مٹھائی منگا کر کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے چاچا جی، مگر شرط یہ ہے مٹھائی آپ کے محلے کی دکان کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، ہمارے علاقے کی برفی تو بڑی پسند کی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ مکین یہی سے خرید کر کھاتے آ رہے ہیں، کبھی یہاں سے باہر نکل کر خریدنے کی زحمت نہیں کرتے۔ جب دونوں 11:30 بجے اسکول پہنچے تو سامنے مسٹر رفیق کے کمرے سے مس ساجدہ پروین چہرے پر لالی سجائے نکل رہی تھی، اور مسٹر رفیق اپنے آفس کے دروازے میں کھڑے انہیں کلاس روم کی طرف جاتا دیکھ کر ان کی چال پر نثار ہو رہے تھے۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا پھول تھا اور چہرہ کھل کر گلاب تھا، نہیں البتہ جامن ضرور ہو رہا تھا۔ یہ پھول، جوادی کو جھٹکا لگا، لپک کر ان تک پہنچا اور پھول دبوچ کر کالر سے الگ کیا۔ وہ تو صدمے سے نڈھال دکھائی دینے لگے۔ یہ پھول مجھے واپس کر دیں۔ کیوں، یہ آپ گل بقولی کے باغ سے توڑ کر لائے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر سمجھ جائیں، اس پھول کا چرانا گل بقولی کے باغ کے گل کو چرانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ نانا ماموں گردن مڑوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے، اور مس سائدہ سے کہہ دیجئے آئندہ پھول بازار سے خرید کر لائے، ہمارا چمن مت اجاڑے۔ ٹھیک ہے جی، مگر یہ پھول تو مجھے واپس کر دیں، اس جرم کے نشان کو نستر نبود ہی کر دو نوجوانوں کہ یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ شبلی نے جھٹ مشورہ دیا۔ جی ہاں، اور پھول دینے کا شعبہ آپ کا ہی ہے نا کہ مس سائدہ کا، آئندہ اس بات پر بھی دھیان رکھیے گا، کل بازار سے پھول خرید کر لائیں اور مس سائدہ کی خدمت میں پیش کر دیں، یا اگر مزید جسارت کر سکتے ہیں تو ان کے بالوں میں سجا دیں۔ شبلی کے مشورے پر وہ شرما سے گئے۔ آپ دونوں کو سر یاد کر رہی ہیں۔ اسی وقت پیون نے آ کر خوشخبری سنائی۔ یاد کیسے نہ کریں، ہم کام ہی ایسے کر رہے ہیں۔ دونوں آپ بڑھتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیے۔ نانا ماموں آفس میں موجود مگر بیٹھے نہیں تھے، کمرے میں باقاعدہ ٹہل رہے تھے۔ دونوں نے مشترکہ سلام کیا جس کا جواب نہیں ملا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا گیا۔
शायद 11:15 हो रहे हैं, शायद नहीं, यकीनन वो धाड़े। कहाँ थे तुम दोनों? मैं लिहाज नहीं करूंगा, यही स्कूल में कान पकड़वा दूंगा। हम चंद नए टीचर भर्ती करने का सोच रहे थे, इसलिए चंद मकूल जवानों से मिलने गए थे। मकूल जवान? क्या तुम्हें पता नहीं मैंने पढ़ाने के लिए सिर्फ लेडी टीचर रखी है? जी, हमने सोचा जो जवान मकूल है यकीनन इनकी बहनें भी मकूल होंगी। वो कहते हैं ना कि एक चावल चेक कर लो, पूरी देख का अंदाजा हो जाता है। शिवली ने लबों पर मुस्कुराहट सजाकर बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी। नाई की औलाद, ये स्कूल है, यहाँ जर्दे बिरयानी कोरमे नहीं पकते, और मुझसे मशवरा किए बगैर तुम स्टाफ भरने के बारे में मत सोचो। जी ठीक है, आइंदा एहतियात करेंगे। और हाँ, ये मिस्टर रफीक आजकल रोजाना कोट पैंट चढ़ाकर खुशबुएं छिड़क कर आने लगे हैं, जैसे प्रिंसिपल मैं नहीं वो है। इन्हें समझा देना अपनी हदूद में रहे, मुझे मुतासिर करने की हरगिज़ कोशिश न करें। इनकी सूरत पहाड़ी बकरे जैसी लगती है, और पहाड़ी बकरे के बारे में मैंने तारीख में कभी नहीं सुना कि किसी को मुतासिर कर सके हो। दोनों फौरन कमरे से बाहर आ गए और खूब हंसे। हाय, पुरगुरूर लोगों का इंजाम। समझ रहे हैं रफीक साहब, ये खड़क इन्हीं के लिए कर रहे हैं, और सदा शुक्र कि उन्होंने मिस साजिदा परवीन पर गौर नहीं कर लिया, वरना मसला गंभीर हो सकता था। अभी वो लॉन में खड़े हंस रहे थे कि मिस अलमास सामने बने ऑफिस के कमरों में से कंप्यूटर पर बैठने वाले जाहिद के कमरे से निकली। जरा रुके, मुस्कुराहट को संजीदगी के पर्दे में लपेटा और फिर चल पड़े। दोनों लपक कर मिस्टर जाहिद के कमरे में पहुंचे, जहां वो अभी तक मुस्कुराए चले जा रहे थे। हेलो हेलो, क्या आप ख्वाबे खरगोश से निकलकर हकीकत की दुनिया में आना पसंद करेंगे? जी हाँ, वो सिर्फ पिटाए, आपकी बेगम का फोन है। जवादी ने रिसीवर थमा दिया। ओ जल्दी से थामा, दोबारा हेलो हेलो किया, फिर सवालिया अंदाज में जवादी को देखा। कितने बच्चे हैं आपके? जी 2, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? मिस अलमास आपको किस खुशी में बेवकूफ बना रहे हैं? मैं नहीं बना रहा, वो खुद मेरे ऑफिस में आती रहती हैं। इसे आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं? देखिए जी, मेरे अब्बा का अच्छा खासा जर्नल स्टोर है, दिन में अब्बा और शाम में मैं बैठता हूँ। ये तो दिन में फारिग होता हूँ, इसलिए इधर नौकरी कर ली। अंदाज बता रहा है कि रोब में नहीं आएंगे, भले नौकरी छोड़ जाएंगे। बेहतर है आप जर्नल स्टोर ही चलाएं। दोनों ने इनके शाने थपकाए और बाहर आ गए। यार, कवाड़ेपन की भी अलग ही छाप होती है। अब ये मिस्टर रफीक अच्छे खासे बुजुर्ग हैं, मगर साफ पता चलता है कवाड़े हैं। और नौजवान जाहिद, इसे देखते ही हमने ठीक अंदाजा लगाया। पहचानने के लिए भी चश्म बीना चाहिए, जो शायद लड़कियों के पास नहीं होती। हाँ, सवाए बीना के, शिबली ने इत्तेफाक किया। तुम अजीम हो, जवाब में जवादी ने अपने अंदाज में तारीफ की। इस रोज छुट्टी से कुछ देर पहले मिस साजिदा से छोटी बहन मिस नसरीन एक बच्चे की शिकायत के साथ इनके कमरे में दाखिल हुई, तो उन्होंने पूछ लिया, आपको ड्राइवर कैसे लगते हैं? क्या मतलब है ड्राइवर कैसे लगते हैं? मेरे क्या वो मामे के पुत्र है जो मैं इनके बारे में सारी मालूमात रखती हूँ? वाकई बात नहायत मकूल और दबंग लहजा मजीद वजन पैदा कर रहा था। हमारा मतलब था जी कि ये पेशा कैसा लगता है। दफा करो जी, ये कुड़ियों की करने का काम नहीं, आपने टीचर लगवा दिया, यही ठीक। दिमाग तो इन पागल बच्चों के साथ पिछी हो जाता है, मगर नौकरी बाइज्जत है, जबकि ड्राइवरी अल्लाह माफ करे। सुबह कुड़ी रिक्शा लेकर घर से निकली है, शाम को किसी मुसाफिर ने अगवा ही कर लिया है। ना जी ना तौबा, वो कानों को हाथ लगाती कमरे से बाहर चलेगी। सिर्फ मैं ही नहीं, मिस नसरीन कोसर भी अजीम है, अशबीन ने फर्क दिली से इतराफ किया। ये क्या है? नाना मामू इनकी जानिब से बढ़ाए गए कागज पर एक निगाह गलत डालना भी जरूरी नहीं समझा और बराह रास्त इनसे पूछा, छुट्टी की दरखास्त है। छुट्टी के सिलसिले में क्या तुम दोनों इकट्ठे बीमार हो गए हो? नहीं, बीमार तो नहीं है, जरूरी काम की दरखास्त। सिर्फ 2 दिन के बाद हम ऑफिस में हाजिर हो जाएंगे। तुम और तुम्हारे जरूरी काम। यकीनन मोहल्ले के बच्चों ने क्रिकेट का मैच रखा होगा और अंपायर तुम लोग हो गए। इससे ज्यादा जरूरी काम तो खैर नहीं है, मगर है वो भी जरूरी। गेट आउट, और 2 रोज बाद भी ना आए तो फिर कभी यहाँ मत आना। वो शुक्रिया अदा करके चले आए। इनके आने के 5 मिनट बाद मिस्टर रफीक जरूरी काम की दरखास्त लेकर आ गए। इनके चेहरे पर कुछ ऐसी मुस्कुराहट थी कि नाना मामू डांट टिप नहीं कर सके। खामोशी से दरखास्त मंजूर कर ली। इस पर जिस तरह वो खिलखिलाते हुए मशगूल हुए, वो सूरत हाल भी काबिल गौर हो सकती थी, जो फौरन ही मिस साजिदा परवीन भी दरखास्त लेकर ना आ जाती। वो इस तरह शर्मा रही थी कि नाना मामू जैसे ज़हीनो फतीन शख्स को समझने में देर नहीं लगी कि मामला कुछ खास है। मगर इसके बाद मिस नसरीन और इससे छोटी मिस शाहीन ने पैमाने लबरेज कर दिया। दोनों को छुट्टी देने से साफ इनकार के बाद ऑफिस से निकाल दिया गया। दोनों बसूरती हुई जवादी अशबील के मुश्तरका ऑफिस में आए। आपके वो बुजुर्ग हमारे हेडमास्टर बड़े ही सरगर्म मिजाज के हैं, छुट्टी देने से इनकार कर दिया है। पहले तो ये बात नोट फरमा लें, छुट्टी ना देने पर इन्हें सरियल मिजाज हरगिज करार नहीं दिया जा सकता। इसकी कुछ और वजूहात हुआ करती हैं। अब हम शॉपिंग कैसे करेंगे? मिस शाहीन तो बेहद दिल गिरफ्तार थी। तो ठीक है ना, फजूल खर्ची नहीं हो सकेगी। आप नहीं जानते ये मौका जिंदगी में कितने साल बाद आया है।
हम तो मायूस हो चुके थे। सोच लिया था गरीब माँ की यतीम बेटियां हैं, इस घर में बैठी रह जाएंगी, कभी कोई हमारे लिए नहीं आएगा, मगर खुदा को रहम आ गया है हम पर, और अब ये प्रिंसिपल साहिब हमारी खुशी को किरकिरा कर रहे हैं। परेशान मत हो, बस कल आप दोनों बीमारी की दरखास्त घर से रवाना कर दीजिएगा, बल्कि अभी लिखकर पियन को थमा दीजिए और इसे कसम दे दे कि ये कागज आज प्रिंसिपल को नहीं देना, कल ही इनकी टेबल पर रखना है। ये ठीक रहेगा, आप तो बड़े ही अकल वाले हैं। दोनों खुशी खुशी वापस लौट गए। अगले रोज जब नाना मामू ऑफिस आए, स्कूल भाई भाई कर रहा था। बच्चों के आने में भी कुछ देर थी, मगर तमाम स्टाफ को पहले आने की हिदायत थी। अशबील, जवाद, रफीक, साजिदा, परवीन, ये सब तो कल किसी न किसी तरह छुट्टी हासिल करने में कामयाब हो गए थे। दोनों लड़कियों की बीमारी की दरखास्त पियोन ने आज खिदमत में पेश की थी, और मिस अलमास और मिस्टर जाहिद बगैर किसी दरखास्त के ही गायब थे। अब मैं क्या मक्खियां मारूं, और जो बच्चे स्कूल आएंगे इन्हें कौन पढ़ाएगा? वो सर पकड़े बैठे थे। इधर जवादी और शिबली आपा नूर जहां के यहाँ मौजूद बहुत सा काम अपनी निगरानी में करवा रहे थे। दोनों लड़कियों को इनकी एक सहेली जो किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी आज अपनी निगरानी में लिए बैठी थी, और आपा नूर जहां आते जाते बार बार हदायत कर रही थी, देखना कहीं बिल्कुल ही बांदरिया न बना देना। रफीक तो अकेला आदमी है, मगर रशीद के घर वालों ने आना है। ठीक है, वो नसरीन को पसंद करके हाँ तो कर गए हैं, मगर फिर भी लड़की को बार बार देखना हमारे यहाँ का रिवाज है। फिक्र न करो खाला, मैं बड़ी देखना लड़कियां बिपाशा बासु और करीना कपूर लगेंगी। नी चल नी, इन मस्टंडियों से ना मिला मेरी मासूम बेटियों को, और खुद भी कुछ होश कर। ये कमीज का गला है या कुआं नीचे ही नीचे जा रहा है। दुपट्टा ठीक से ले, घर में मुंडे काम करवा रहे हैं। और समझो मेरे तो मोहसिन है ये लड़के, एवं किसी का दिल इस अदा पर आ गया तो फिर मैं सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर सके। नूरजहां, उन्होंने तेरे साथ क्या किया और तेरे ही घर में इनके साथ क्या हो गया? क्या मतलब है तेरा खाला? अपने बूढ़े बिखरे बालों को झटक कर वो चिल्लाई। आय हाय, मेरा भी दिमाग चल जाता है, पता नहीं क्या कह रही थी मैं। खाला जल्दी से बात बदलती कमरे से बाहर चली गई। ये बताओ इन दोनों खूबसूरत लड़कों में से आदत का कौन ज्यादा अच्छा है? वो साजिदा और नसरीन से मालूमात लेने लगी। आय हाय, ध्यान से, तू थ्रेडिंग कर रही है या मुंह कुड़चने लगी है? बात का ये जवाब मसूल हुआ। आज थ्रेडिंग होगी, ब्लीचिंग होगी, दूसरा रंग गोड़ा करने वाले भी काम आज करूंगी, और कल जब तकरीब होगी मोहल्ले वाले पहचान नहीं सकेंगे। बड़ी सफाई है मेरे हाथ में, बड़ी माहिर हूँ मैं अपने काम की। इसके बाद देर तक अपनी महारत के किस्से सुनाती रही। शुक्र है साथ साथ हाथ भी चलता रहा। है तुमने बताया नहीं इन दोनों में से मेरे लिए मुनासिब कौन रहेगा? तेरे लिए दिल तो चाह रहा था करारा जवाब दे, मगर इसके वॉकआउट कर जाने की सूरत में पार्लर का खर्चा पड़ जाता, जिसकी जेब इजाजत नहीं देती थी। वैसे तुम दोनों में से किसी ने भी ट्राई नहीं मारी। इसे बड़ी हैरत हो रही थी। हमारे स्कूल के मालिक हैं, ये बड़े अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं, फिर जानते भूलते भी हम ऐसा काम क्यों करते? हाँ, और वो इनकी अम्मा भी बड़ी फैशनेबल सी है, कहती हमारे खानदान की औरतें पढ़ी लिखी और समझदार हैं। माँ नहीं नसरीन, वो दादी हैं। सच्ची इस उम्र में भी देखने की चीज है। ऐसी वैसियों को तो ये लोग घास नहीं डालते। दोनों बहनें इसकी और जवादी और शबील के ख्वाब देखने से बाज रखना चाहती थी। वो भी कुछ मायूस दिखाई देने लगी कि एक दो बार जो ट्राई मारी थी तब भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। कल मैं जीन्स के साथ शीशों के काम वाली शर्ट पहनूं, बड़ी सजती है मुझ पर। जरूर, अगर तुझे पता है कि सजती है तो जरूर पहन ले, तुम्हारी अम्मा को एतराज ना हो। चल हट, बड़ी है ये अम्मा से डरने वाली। किसी और के एतराज की फिक्र है तो बता। तीनों बहनें हंसने लगी। जवादी और शबील भी अभी अभी बिजली वाले को लेकर आए थे। इनकी हंसी पर चूंके तो मिस ब्यूटी पार्लर बड़ी तरह शर्मा गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर ठंडी सांस भरकर बिजली वाले को हदायत जारी करने। अगला दिन मजीद मसरूफियत का था। पहले तो सिर्फ साजिदा और रफीक की मंगनी की रस्म का प्रोग्राम था। अचानक शीदे ड्राइवर की वालदा मोहतरमा ने शोशा छोड़ दिया। वो भी नसरीन को आज ही के दिन शीदे की मंग बनाएंगी। खाला नूरजहां पहले तो घबराई, सिटपटाई, फिर जवादी शबील से मशवरा किया। दोनों ने कहा अच्छा है, एक साथ दोनों का काम निपटेगा। शीदे के घर वाले पहले भी मदऊ ही थे, अब 2-4 लोगों को मजीद साथ लाएंगे, आने दो। चलो तुम कहते हो तो ठीक है, वरना ये नसरीन तो सिर्फ इसलिए पार्लर वाली के सामने बूथा लेकर बैठी थी कि होने वाली सास नंदों ने आने हैं। अच्छा है, अब इसी से तैयार भी हो जाएगी। इसे कहना खुदा के लिए इनके बालों के साथ वो सलूक न करे जो अपने बालों के साथ कर रहा हो। वे पूरी बांदरी लगती है रूखे बूढ़े बदरंग बालों से। आपा नूरजहां ने राजदारी से कहा, मेरा ख्याल है अगर बांदरी भी सुन ले कि आप इसे मिला रही हैं तो फुड़क के मर जाए। चुप कर जा, बूढ़ा मान जाएगी। वैसे भी इसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज है, पता नहीं किस अंधे ने तारीफ कर दी। चलो हमें क्या, अगर वो इस तरह खुश रहती है तो जरूर रहे। आहो ठीक है, इसकी मर्जी। वो भी हाँ में मिलाकर चाट के लिए छोले उबालने बर्ची खाने की तरफ भर गई। शाम को बड़ी रौनक थी। मोहल्ले के लड़कों ने पूरी गली में छिड़काव करने के बाद झाड़ू भी दे दी। घर चमचम कर रहा था, बिजली के कमकमे जगमगा रहे थे और आपा नूरजहां की आंखें भी मारे तशक्कुर के नम हुई चली जाती थी।
तुम दोनों ने मुझ गरीब औरत के लिए बड़ा कुछ किया है। अल्लाह ताला तुम्हारी माओ के कलेजे हमेशा ठंडे रखे। पहले रफीक साहब चंद दोस्तों के हमरा तशरीफ लाए कि इनके रिश्तेदारों ने इनकी शादी का सुनकर खासा असर लिया था। वो तो समझे बैठे थे रफीक मियाँ के मरने की देर है, जायदाद हमारी हुई, और इधर रफीक साहब शादी का शोशा छोड़ रहे थे। रिश्तेदारों ने हाय इस उम्र में का ताना भी दिया। तब उन्होंने कह दिया 45 साल कोई ऐसी उम्र नहीं कि मैं जिंदगी से मायूस होने लगूं। तुमने मुझे इस उम्र का कह कहकर नफसियाती तौर पर बुरा कर दिया था। अब देखना मेरे दिन कैसे फिरेंगे। रफीक साहब आए, दोनों ने बढ़ चढ़कर इस्तकबाल किया और कह दिया मोहल्ले की शौकी लड़कियां इकट्ठी हुई हैं, आपकी तारीफ भी करेंगी, हंसी मजाक भी फरमाएंगी। आपे से बाहर होकर इनकी फरमाइशों पर 1000-1200 निछावर करने की गलती कभी ना करना। बस चुपचाप मुस्कुराते रहना। खुशी का मौका है, क्या हर्ज है। की है ना बेवकूफों वाली बात। पैसे संभाल कर रखें, काम आएंगे। थोड़ी देर के बाद दूसरी पार्टी भी आ गई और सच्ची बात है रौनक तो अब लगी। दूर ही से पटाखे छोड़ने वो अपनी आमद का ऐलान करते आ रहे थे। बारात जब दरवाजे पर आई तो लड़के की अम्मा ने भारी जिस्म की परवाह न करते हुए जो लुड्डी डाली। ये सीन ऐसा था कि रोते हुए भी हंस पड़ी। साथ में जवादी और शिबली भी शामिल हो गए। इन्हें देखकर रफीक साहब ने भी हौसला पकड़ा। फिर शीदा क्यों पीछे रहता, और शीदे के अब्बा को तो अपनी जवानी पर नाज था ही। वो ब्यूटी पार्लर वाली बांदरी, फिर मोहल्ले की कुछ दूसरी भाभियां, चाचियां, इनके पीछे भाई और चाचे गर्ज 1 घंटे तक सब हाल से बेखबर बस नाचते रहे, जबकि जवादी शिबली इस दौरान चुपके से खिसक कर बावर्ची खाने में जाकर समोसों और रफीक साहब की लाई फल मिठाई से इंसाफ करते रहे। नाच नाच कर जब सब बैठे तो सांस काबू में नहीं रही। खासकर शीदे की अम्मा को देखकर तो लगता था आखिरी वक्त आ गया। शीदे का अब्बा लंबे लंबे सांस लेने के बाद मखौल कर रहा था। कहा था ना मैंने, ना कर मुझसे मुकाबला। ओए हम तो पहलवान बंदे हैं, अभी 10 साल जवान रहेंगे। पर तू सुनती कहाँ है। शीदे की अम्मा ने सीधे होकर जवाब देने की कोशिश की, मगर हल्क से कुछ अजीब नाफहम सी आवाजें निकली। फिर सांस धूमकी की तरह चलने लगी। इतनी जल्दी क्या है खाला जी, आप ही का बंदा है। घर जाकर जब तबीयत संभलेगी तब इनकी तबीयत साफ कर देना। जवादी ने दर्दमंदी से तसल्ली दी। रात ये दोनों इस हंगामे से वापस लौटे थे और बड़े मुतमईन थे। आपा नूरजहां की आंखों का इत्मीनान इनके दिल में उतर रहा था। आज अब्बा जी सरगोदा गए हुए थे। ऐसा करो तुम मेरी तरफ ही आ जाओ। घर जाओगे तो दादी और नाना मामू इस वक्त इंक्वायरी बिठा देंगे। ठीक कहते हो, तुम्हारी तरफ चलता हूँ और लेट कर वो सीन जहन में दोबारा ताजा करता हूँ जब एक तरफ शीदे की माँ नाच रही थी, दूसरी तरफ पार्लर वाली सिंग सिलाई मुकाबले पर थी। दोनों हंस पड़े। दरवाजा पहले घंटी पर नीलिमा ने खोला और बोली कब से इंतजार करी थी, देर से आना था तो फोन ही कर देते। हटो, अजीम लोगों की अजमत को कभी तो पहचानो दुनिया वालों, बल्कि घर वालों। वो तो सुबह पहचानेंगे। इस वक्त नीलिमा की बात पर गौर नहीं किया। चंद दिन बाद जब नाना मामू की अदालत लगी, जिसमें फरियादी भी नाना मामू थे, दहाई दे रहे थे। मेरा चला चलाया कारोबार डुबो दिया। रफीक ने टाइम पास करने के लिए नौकरी की थी, अब नौकरी की जरूरत। दोनों बहनें अब शादी करने जा रही हैं। जरूरत नहीं, छोटी बहन अब घर पर रहेगी। अनकरीब इसे भी शादी की उम्मीद पैदा हो चली है। इधर मिस अलमास और जाहिद साहब इनकी बेजा मुदाखलत की शिकायत करके स्कूल छोड़ रहे हैं। बेजा मुदाखलत ख्वामखा, वो जाहिद बेवकूफ बना रहा है अलमास को। जवादी चुप न रह सका। और नाना आप जितनी तनख्वाह दे रहे थे ना, अल्लाह मियाँ ने जुल्म की सजा तो देनी थी। शिबली ने याद दिलाई। देख लो, है कोई शर्म, कोई शर्मिंदगी। मेरी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो इन्हें स्कूल आने की इजाजत दे दी। अब इतने बच्चों को कौन पढ़ाएगा। वालिदैन मेरी जान को आएंगे। हम नए टीचर ढूंढेंगे। कहते कहते जो नजर हेडमास्टर साहब की जानिब उठी तो देखा पिशावरी चप्पल पैड से हाथ में आ चुकी है। अब अब्बा जी हम हमारी बात। अब्बा जी, अब्बा जी।